फ्रेंड्स, आ चुका हम एक और नई वीडियो के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस जो है हमारे पास, उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आज। डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर का मतलब हो गया कि जो डेटाबेस है वो किस तरह से जो है हमारा, उसका जो ढांचा है किस तरह से हमारा वो कनेक्टेड है, किस तरह से वो काम कर रही है, ये सब हम पता करेंगे इस चैप्टर में, समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेमेस्टर योर कॉलेज मस्ट बी पुटिंग अप ए टाइम टेबल ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर द सेमेस्टर। और इन्होंने एक बढ़िया से एग्जांपल से आपको बताया कि कैसे आर्किटेक्चर क्या होता है डेटाबेस का। हमारे पास डेटाबेस किस चीज़ से बनता है, कोई डेटा को स्टोर करके हमारा जो डेटाबेस तैयार होता है, ठीक है। तो स्कूल का स्टूडेंट्स के जो डेटा है हमारा, उसका जो टाइम टेबल है, जो भी होगा टाइम टेबल, कॉलेज का हो टाइम टेबल है, वो हमारे पास उस डेटाबेस में सेव है। अब वो टाइम टेबल किस तरीके से सेव है, उसी को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। अब वो देखिए, उसको एग्जांपल के माध्यम से बताया इन्होंने। एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेमेस्टर योर कॉलेज मस्ट बी पुटिंग अप ए टाइम टेबल ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर द सेमेस्टर। अब जब हमारा शुरुआती जो सेमेस्टर होता है, कोई सा भी सेमेस्टर हो, तो वो जो कॉलेज क्या करती है, एक टाइम टेबल जो है पुट कर देता है नोटिस बोर्ड पर। तो जो द टाइम टेबल्स आर जनरली इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर एरे। अब जो हमारे जो टाइम टेबल जो बनती है, जो एक टेबल के फॉर्म में बनती है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होती है, उस बॉक्सेस से अरेंज किया हुआ रहता है। जैसे एक्सेल का जो सीट होती है ना हमारी, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन बन के जो हमारा पूरा एक्सेल का जो सीट बनती है, वैसे ही उस बॉक्स से जो हमारा एक टेबल तैयार होता है, उस बॉक्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। तो वो देखिए, इन ए रेक्टेंगुलर एरे ईच रो रिप्रेजेंट्स द डे ऑफ द वीक। अब जो रो होता है उसमें वीक का जो डे होता है, कौन से दिन, वो कौन सा सिलेबस लग रहा है, वो दिन बताता है उस रो के अंदर। ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स द पीरियड नंबर एंड टाइम और पीरियड नंबर जो है कॉलम वाइज जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और रो वाइज क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कौन से दिन, ठीक है, डे। ईच एंट्री गिव्स द लिस्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ द टाइप। जैसे जो भी लिस्ट है उसका जो एंट्री होगी, जैसे कोर्स, क्लास, टीचर एंड द रूम नंबर, ये सब जो है कॉलम में हो सकती है या फिर रो में भी हो सकता है ये। तो ये जो है कोर्स, क्लास, टीचर एंड द रूम नंबर, ये सब जो है हमारा क्या है, नाम, नेम्स है, हेडिंग्स है, जिसे हम एंटिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। You definitely note down the relevant information concerning your courses. Other students also does the same, and surely none of you bother to note down anything that does not concern you. Okay. Now let us suppose that we want to keep the timetable in the server of your college computer. अब जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो टाइम टेबल है वो सर्वर पर डाल दो, ताकि जो है सब के सब जो उस टाइम टेबल को एक्सेस कर सके। यहाँ इवन कि उसका जो प्रिंसिपल है वो भी एक्सेस कर सके, टीचर्स भी एक्सेस कर लेंगे, वहीं से स्टूडेंट्स भी वहीं से एक्सेस कर सकते हैं उस टाइम टेबल को, ठीक है। ओके, तो ये टाइम टेबल जो है हमने एक सर्वर पर डाल दिया। कॉलेज के सर्वर जो होगा अपना, उनका जो नेट है, जो वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने वो डाल दिया टाइम टेबल। ओके, तो जो स्टूडेंट है वो कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए। एनी स्टूडेंट कैन लॉग ऑन टू द सिस्टम आफ्टर दैट ही टेल्स अबाउट द क्लास ईयर एंड सेक्शन एंड कंप्यूटर विल डिस्प्ले हिज टाइम टेबल। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या मेथड लगाया गया है, उसमें क्या आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, कि उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, यानी उस टाइम टेबल को एक्सेस करने के लिए उस सर्वर में उस स्टूडेंट्स को किस तरह से वो एक्सेस कर सकेगा, यही हमारा आर्किटेक्चर कहलाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, स्टूडेंट किस तरह से उस टाइम टेबल को एक्सेस करेगा, वहाँ पर जो नेट है वहाँ पर कैसे करेगा, देखिए। एनी स्टूडेंट कैन लॉग ऑन टू द सिस्टम। अब जैसे ही उसने वेबसाइट ओपन किया, अब वहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा, या फिर जो भी जो
स्टूडेंट को बता दिया जाएगा कि आपका जो कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा या फिर कॉलेज रोल नंबर होगा, जो भी वो डाल करके जो है आप इसको लॉग इन कर सकते हो, यानी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट के लिए तो ऐसा टेक्निक है। आफ्टर दैट ही टेल्स अबाउट द क्लास। उसके बाद जो है उसमें और भी कुछ पूछे जाते हैं, और भी चीज़ें, जैसे कौन सा क्लास है आपका, ईयर कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, एंड कंप्यूटर विल डिस्प्ले हिज टाइम टेबल। ये सब पूछने के बाद अगर उसने स्टूडेंट ने अपना सही सही सारी डिटेल भर दिया, फिल कर दिया, उसके बाद वो जो है वो उसको टाइम टेबल मिल जाएगा। अगर उसने कोई डिटेल रॉन्ग फिल किया होगा तो वो टाइम टेबल उसको नहीं मिलेगा। ये पूरा आर्किटेक्चर जो है हमारा, इसी को हम आर्किटेक्चर कहते हैं। पूरा जो प्रोसेस हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप, उस टाइम टेबल को एक्सेस करने के लिए, यानी कि उस डेटा को एक्सेस करने के लिए कहाँ से, डेटाबेस के अंदर। अब जो वेबसाइट बना है वो एक डेटाबेस की तरह काम कर रही है, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर डेटा सेव पड़ा है जो कि हम टाइम टेबल कह रहे हैं। उस टाइम टेबल को एक्सेस करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जा रहा है, जिसे हम आर्किटेक्चर कहेंगे। ओके, आर्किटेक्चर समझ चुके हैं आप, कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है। अब देखिए, एनी टीचर कैन लॉग ऑन टू द सिस्टम एंड डिस्प्ले और प्रिंट हिज टाइम टेबल बाय टेलिंग हिज नेम। अब टीचर कैसे उसको देखिए, एनी टीचर कैन लॉग ऑन टू द सिस्टम एंड डिस्प्ले और प्रिंट हिज टाइम टेबल बाय टेलिंग हिज नेम। अब कोई टीचर है वो डायरेक्टली क्या करेगा कि वहाँ पे वेबसाइट पे जाएगा, अपना नाम, उनका कोई अपना आईडी होगा या फिर उनका नाम से भी जो है वो ओपन हो जाएगा। वो कुछ सिस्टम लगा रखा होगा उसके अंदर, आप समझ लीजिए कि उनका भी मान लीजिए कोई कोड होगा, ठीक है। वो कोड जो है सिर्फ टीचर को ही पता होगा, तो उनका जो लॉगिन का तरीका है उनका अलग हो सकता है। तो ऐसा टीचर का तरीका अलग होगा। ऐसे ही बाय गिविंग ए टीचर्स नेम, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कैन फाइंड आउट वेदर ही इज़ इन क्लास एंड इफ़ सो इन विच क्लासरूम। अब कहने का मतलब है, अगर प्रिंसिपल को चाहिए कि उस टाइम टेबल पर नहीं, प्रिंसिपल को पता करना है कि ये जो टीचर है, कोई भी टीचर हो सकता है वो, कि इस टीचर का टाइम टेबल, मतलब इस पीरियड में कौन से पीरियड में जो है उसका टाइम टेबल है पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन से टाइम पे है, ठीक है। तो वो पता करना चाहता है कौन, प्रिंसिपल, टीचर के बारे में। तो वो भी जाके वहाँ पर जो है एक्सेस कर लेगा अपना लॉग इन करके, और जो है उसको एक्सेस कर सकता है कि टीचर जो है कौन से पीरियड में जो है बच्चों को पढ़ाने वाली, और कौन सा सब्जेक्ट, ये सब जो है डेटा उसको मिल जाएगा। ओके, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो स्टेप्स हो रहे हैं, ये इन्हीं को हम कहेंगे आर्किटेक्चर्स। आर्किटेक्चर में इसे डिज़ाइन किया गया है। चलिए आप चलते हैं। दस ईच ऑफ द यूजर्स व्यू द सेम डेटा एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब कहने का मतलब है, ये जो लेवल, ये जो स्टेप्स मैंने बोला था उसको आप लेवल समझ लीजिए। ये अलग अलग लेवल्स है। स्टूडेंट के लिए लेवल अलग है, टीचर्स के लिए अलग, प्रिंसिपल्स के लिए अलग, ठीक है। तो ये जो लेवल्स बना है ना, इन लेवल्स को ही हम कहेंगे आर्किटेक्चर्स। DBMS does in fact provide such abstraction which eventually reflects on the DBMS architecture। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ए मेजर पर्पज ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज टू प्रोवाइड users with an abstract view of the data. The system however hides certain details of how the data is stored and maintained। अब वो जो है डेटा कैसे स्टोर किया जा रहा है और कैसे मेंटेन किया जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है सिस्टम क्या करती है, हाइड कर देती है। तो वो हम डेटा जो आर्किटेक्चर के माध्यम से उसको समझ सकते हैं, उसको कैसे वो एक्सेस कर रही है, क्या नहीं, ठीक है। अब डेफिनेशन से देखिए क्या है। डेफिनेशंस कुछ नहीं है, बस ये आपको बता रहा है कि वो जो डेटा जो है किसका है और किस टाइप का डेटा हम जो है उसको जो बना एक्सेस कर रहे हैं वो किस तरह से अरेंज किया जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। एंटरप्राइज का मतलब हो गया कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कह लो कोई कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, उसी को हम कहते हैं एंटरप्राइज, ठीक है। एंड एंटरप्राइज इज एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक, यूनिवर्सिटी, ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ए हॉस्पिटल। कुछ भी हो सकता है जो हेड हो, जैसे कि अगर हमें जो है डेटा हमें क्या चाहिए था, टाइम टेबल चाहिए था ना, किसका, कॉलेज का। तो कॉलेज क्या हो गया हमारा, जो हो गया वो एंटरप्राइज हो गया, उसे हम एंटरप्राइज कहेंगे, क्योंकि कॉलेज का ही सारा चीज़ डेटा चाहिए। कॉलेज का जो उस स्टूडेंट का वो टाइम टेबल चाहिए था हमें, तो वो सारा जो डेटा था उस कॉलेज के नाम से, वो उस कॉलेज के नाम से जो है डेटाबेस तैयार किया गया था। उस डेटाबेस के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो देखिए अब
अब एंटिटी क्या होता है, एंटरप्राइज समझ चुके हैं। अब एंटिटी देखिए, एन एंटिटी इज पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और कॉन्सेप्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड। अब सिंपल सी भाषा में मैं एंटिटी का मतलब समझा देता हूँ। जैसे कोई नाम हो गया, ठीक है, नाम के अंदर जो है कई सारे नेम्स हो सकते हैं, अजय, गोपाल, राहुल, रोहन, प्रीतम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो नेम हो गया ना, वो एंटिटी एज ए काम करेगा, क्योंकि नेम के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, रुकिए। तो ये आसान शब्दों में समझिए एंटिटी क्या होती है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट का जो डेटा है सब कुछ उसके बारे में हमारे पास पड़ा है। तो जो स्टूडेंट है ना, उसका स्टूडेंट नाम का टेबल, स्टूडेंट को ही हम कहेंगे एंटिटी। उसके अंदर जो भी होंगे जैसे एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसका नाम, एज, एड्रेस, आइडेंटिटी नंबर, ये सब जो है हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। एंटिटी के अंदर ही एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स के अंदर उसके डेटा होता है, मतलब डेटा वैल्यू हो गए, ठीक है। वो कैसे, देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ फिर से। अब स्टूडेंट डेटा के अंदर जो है, स्टूडेंट को तो हम एंटिटी मान लेंगे, ठीक है। उस स्टूडेंट के जो फाइल है, मान लीजिए जो आपने फाइल बनाई है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम का है, तो स्टूडेंट जो आपका हो गया वो एंटिटी हो गई। उस फाइल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वो एट्रीब्यूट्स किसे कहेंगे हम, जैसे नेम, एड्रेस, उसका आइडेंटिटी नंबर्स, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। और जो नेम के अंदर जो सारे नेम्स हैं, अजय, प्रिंस, राहुल, रोशन, ये सब क्या हैं, वैल्यूज़ हैं एट्रीब्यूट्स के, वो वैल्यूज़ क्या, उसको हम वैल्यूज़ कहेंगे, ठीक है। जैसे एड्रेस, अब अजय का एड्रेस क्या है, मान लीजिए हरियाणा, गुरुग्राम, ये सब जो एड्रेस होंगे ना, ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, वैल्यू कहलाएंगे, ठीक है। जो लेकिन जो हमने एड्रेस नाम लिखा है ना सबसे ऊपर में रो के अंदर, नेम, एड्रेस, आईडी, ये सब जो लिखा हुआ ना, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे, ठीक है। तो एंटिटी समझ चुके हैं, एंटिटी के अंदर ही हमारा ये एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ आते हैं। लेकिन अब एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे जो आता है वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इसको अच्छे, जो जैसा इन्होंने बताया है उस हिसाब से समझते हैं। एन एंटिटी इज़ द पर्सन, प्लेस, एंटिटी जो है कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट का नाम, उस प्लेस का नाम हो सकता है, या फिर कोई चीज़ का नाम हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसके बारे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। विच इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड, ठीक है, जिसके बारे में रिकॉर्ड किया जा रहा है वो चीज़ हो सकती है, उसे हम एंटिटी कहेंगे, ठीक है। तो एंटिटी समझ गए, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसा कि कोई स्टूडेंट का नाम का हमारे पास एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट के बारे में हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारा जो एंटिटी होगा वो स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट के बारे में हम क्या क्या चीज़ें डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका नाम, एज, एड्रेस, आईडी, ये सारी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम एक स्टूडेंट नाम के कोई टेबल बना रहे हैं हम, ठीक है, उस टेबल के अंदर, ओके। तो ये जो स्टूडेंट नाम का जो नाम हो गया उसे हम एंटिटी कहेंगे, उसी के अंदर हम ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ आते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, देखिए, एट्रीब्यूट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी। अब एंटिटी के जो कैरेक्टर्स होंगे, एंटिटी के जो वैल्यूज़ आएंगे, जो डेटा होगा, वो हमारा सबसे पहले एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एवरी एंटिटी हैज़ सम बेसिक एट्रीब्यूट्स दैट कैरेक्टराइज इट ईजी, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से अभी बताया जा रहा है कि जैसे कि ए हाउस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स साइज, कलर, एज एंड सराउंडिंग्स। अब ये जो हाउस है वो ए कस्टमर ऑफ ए बैंक मे बी डिस्क्राइब्ड बाय सच एट्रीब्यूट्स एज नेम, एड्रेस एंड पॉसिबल ए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ए बैंक अकाउंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन अकाउंट टाइप, एन अकाउंट नंबर एंड एन अकाउंट बैलेंस। अब इसमें जो है एट्रीब्यूट्स को इन्होंने ऐसे बताया है कि जैसे एक घर का जो है एक हाउस है, ठीक है, उस हाउस के अंदर जो है वो जैसे साइज़ हो गया, हाउस का साइज़, कलर, एज एंड सराउंडिंग्स, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे जो है एज एट्रीब्यूट्स की तरह काम करेगा।
एक हाउस के कई सारे चीज़ें हो सकती हैं। एक घर के साइज़ हो सकता है, उस घर का साइज़ कैसा है, कलर कैसा है और सराउंडिंग्स कैसे हैं उसका, ठीक है। ये सारे जो हैं एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, क्योंकि मेन तो हमारा हाउस जो है वो एंटिटी एज ए काम कर रहा है और ये साइज कलर ये सब जो है एज ए एट्रीब्यूट्स की तरह काम कर रहा है। ओके, ए कस्टमर ऑफ ए बैंक मे बी डिस्क्राइब्ड बाय सच एट्रीब्यूट्स एज नेम, एड्रेस एंड पॉसिबल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंक के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, अब कस्टमर नाम का कोई हमारा डेटा जो है उसके अंदर कस्टमर का सारा पड़ा हुआ है। अब कस्टमर जो है हमारा एज ए एंटिटी की तरह काम करेगा। उसके अंदर जो डेटा है जैसे नेम, कस्टमर का नाम हो गया, नेम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया, ये सब क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। और इस एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ होंगे। जैसे नेम के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे उस कस्टमर का नाम हो सकता है अजय, राहुल, ये सब क्या हो जाएंगे, वैल्यू। ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है 1 2 3 या फिर 4 to 7, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम वैल्यू कहेंगे। ओके, एट्रीब्यूट समझ चुके क्या होता है, बहुत ही आसान था। अब चलिए आगे चलते हैं हम। डेटा वैल्यू, ए डेटा वैल्यू इज़ द एक्चुअल डेटा और इन्फॉर्मेशन कंटेन इन ईच डेटा एलिमेंट एट्रीब्यूट, जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। उसका जो मेन जो डेटा होगा उसे हम कहेंगे डेटा वैल्यू। द डेटा एलिमेंट कस्टमर नेम हो गया कैन टेक वैल्यूज़ लाइक सुमित। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर नेम, ये तो हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इस एट्रीब्यूट्स के अंदर वो असली जो नाम होंगे जैसे सुमित, अजय, राहुल, ठीक है, ये सब क्या हो गया, डेटा वैल्यू हो गई। ओके, समझ गए। अब जैसा कि उन्होंने बताया है इसमें डायग्राम के माध्यम से, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज़। एंटिटी में देखिए कस्टमर ये रहा, एट्रीब्यूट्स हमारे ये रहा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वैल्यू क्या हो गया उसका, ये रहा आइडेंटिफिकेशन, जो मेन जो नंबर है वो ये रहा, उसे हम वैल्यू कहेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स तो वो हो जाएंगे जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस नाम का कोई होगा, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। बट इसके अंदर ये सारे डेटा पड़ी हुई है, उसे हम वैल्यू कहेंगे। ओके, ये सारे आप समझ लेना, मैंने अच्छे से समझा दिया। अब चलते हैं रिलेशनशिप्स पे। तो हम देखिए रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। अब ये रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि जैसे रिलेशनशिप्स विच कनेक्ट एंटिटीज़ एंड रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डिपेंडेंसीज बिटवीन देम। ये जो है एंटिटीज़ को कनेक्ट करके, यानी रिलेशन बना करके उसका मीनिंगफुल बनाना उसको, ठीक है। आगे हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है, रिलेशनशिप्स, रिलेशन में रहना यानी अटैच रहना, यानी कनेक्टेड होना, एंटिटी टू एंटिटी, यानी कि जैसे हम कोई एम्प्लॉय है, जैसा एग्जांपल में बताया इन्होंने, एक एम्प्लॉय है, एक वर्क फॉर और एक डिपार्टमेंट है। अब ये जो है हमारा एम्प्लॉय हमारे एक एंटिटी है, वर्क फॉर भी एंटिटी है, डिपार्टमेंट भी एंटिटी है। और एंटिटी कैसा है बताता हूँ मैं आपको। एम्प्लॉय के अंदर कई सारे नाम, एम्प्लॉय नेम्स हो सकते हैं, एड्रेस होता है, उनका आईडी हो सकती है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके जो वैल्यूज़ हो जाएंगे, नाम, राहुल, अजय, आईडी नंबर, ये वो, ठीक है। ये सब जो है एम्प्लॉय हमारा क्या हो गया, एंटिटी हो गया। ओके, ऐसे ही वर्क फॉर मतलब कौन सा काम कर रहा है, उसमें कई सारे काम्स होंगे उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है, वो काम का नाम होगा, वो वर्क फॉर में आ गया, ठीक है। ऐसे ही डिपार्टमेंट मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है वो एम्प्लॉय, ठीक है, वो डिपार्टमेंट से भी अटैच होगा ना। सब ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसी को हम कहेंगे रिलेशनशिप, ठीक है, इसी को हम रिलेशनशिप कहेंगे। देखिए जैसा कि उन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट मीनिंगफुल डिपेंडेंस बिटवीन दैम, द वे इन विच 2 और मोर एंटिटी टाइप्स आर रिलेटेड इज कॉल्ड रिलेशन टाइप। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ जो है रिलेट होते हैं या फिर कनेक्टेड होते हैं, उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसिडर रिलेशनशिप टाइप वर्क्स फॉर बिटवीन द 2 एंटिटी टाइप्स एम्प्लॉयज़ एंड डिपार्टमेंट। जैसे कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में 2 हमारे एंटिटीज़ हैं। वर्क फॉर मतलब ये भी हमारा एक एंटिटीज़ की तरह काम करेगा, इसमें कई सारे काम्स होंगे, तो मतलब एम्प्लॉय कौन से काम को कर रही है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेशनशिप। अब देखिए आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, E1, E2, E5, ये सब जो है हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो D1 से कनेक्टेड हैं, ऐसे, ठीक है। कार्डिनैलिटी रेशो, अब ये इसका समझते हैं।
Coordinate ratio for a binary relationship specifies the number of relationship instances that an entity can participate in a relation set. There are 4 types of coordinate ratios. यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स के जो होते हैं coordinate ratio होते हैं। और ये coordinate ratio क्या होता है? अब ये जो कार्डिनलिटी रेशो है ना, ये भी हमारा एक तरह से रिलेशनशिप का ही होता पार्ट्स है। ये वो इन्होंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 4 टाइप्स के होते हैं कार्डिनलिटी रेशो। जैसे 1 to 1। अब इसमें क्या है कि एक से लेके एक ही चीज़ एक से मतलब एक ही जो हो आदमी, एक ही आदमी से रिलेट कर रहा हो, उसे आप समझ लो अपने भाषा में 1 to 1। अब इसमें क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड मैनेजर इज़ यूजुअली 1 to 1 एज शोन इन फिगर 2.3। जैसे डिपार्टमेंट और एक मैनेजर, ठीक है, मैनेजर और डिपार्टमेंट दोनों सिंगल है, ठीक है। कोई एक डिपार्टमेंट बोल रहा है कि एक मैनेजर से, ऐसे ही एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट से, तो 1 to 1 हो गया ना, एक है दोनों के दोनों, ठीक है। अब चलते हैं 1 to मैनी में। अब 1 to मैनी में क्या होगा, मैनेजर तो एक है, अब एम्प्लॉय कई सारे हैं। अब एक मैनेजर कई सारे एम्प्लॉयज़ को हैंडल करेगा, तो वो हमारा 1 to मैनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन किसके बीच में है, मैनेजर में हो गया। अब मैनेजर एज ए एंटिटी की तरह काम कर रहा है, एम्प्लॉय भी एज ए एंटिटी की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मैनेजर एज ए एंटिटी है, बट उसका सिर्फ एक ही नाम है, उसका कोई एक ही मैनेजर हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा 1 हो गया। और 2 मैनी, अब एम्प्लॉय हमारे पास कई सारे हो सकते हैं, कई नाम के हो सकते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसलिए हमारा वो मैनी हो गया। तो 1 to मैनी हो गया, मैनेजर टू एम्प्लॉय, ठीक है। ये आपका जो डायग्राम होगा ऐसे बनेगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, मैनी टू 1। अब द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड एम्प्लॉय। अब ये जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो एम्प्लॉय है, तो मैनी टू 1, मैनी मतलब कई सारे, जो है सिर्फ एक ही, मतलब एम्प्लॉय कोई एक मान लो। अभी हमारा जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो कई सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने जाना पड़ता है उसको, वो हमारा हो गया मैनी टू 1 में क्या हो गया कि कई सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं एक एम्प्लॉय पे है, ओके। तो ये हमारा मैनी टू 1 भी कह सकते हो, या फिर डिपेंडेंट एंड एम्प्लॉय इज़ मैनी टू 1। तो समझ रहे हो, मैनी टू 1 में क्या है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स का काम जो है एक एम्प्लॉय को करना पड़ जाता है, तो वो हमारा मैनी टू 1 हुआ। जैसे डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे कई सारे, तो वो हमारा मैनी हो गया, और कोई एक एम्प्लॉय हो गया, उसे ये सारा काम कर 1 समझ चुके हो, ओके। तो ये होता है हमारा मैनी टू 1 में, डिपार्टमेंट्स हमारे कई सारे हो गए, और किसी एक एम्प्लॉय के वो सारा डिपार्टमेंट का उस मतलब मान लो कोई 2-3 डिपार्टमेंट्स है, 2-3 डिपार्टमेंट के जो काम है वो एक एम्प्लॉय को दिया गया है, तो ये मैनी टू 1 के अंदर आ गया, ओके। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब हम चलते हैं मैनी टू मैनी। द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट इज़ मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब हो गया कई सारे काम्स और कई सारे एम्प्लॉय द्वारा, ठीक है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट जो है कई सारे हैं, उस प्रोजेक्ट में कई सारे काम है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमारा मैनी हो गया। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ भी कई सारे हैं उसको काम को करने के लिए, तो वो एम्प्लॉय भी मैनी हो गया। तो मैनी टू मैनी हो गया सिंपल सी भाषा में, ओके। तो बहुत ही ईजी था। तो ये तो आप ऐसे नाम से भी पढ़ सकते हो आराम से, मैंने आपको थोड़ा समझा दिया अच्छे से, ओके। डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंस क्या होता है, देखिए स्कीमा अलग होता है और इंस्टेंस अलग होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्कीमा है ना, इसका मतलब ही देखिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि हमने समझ लिया, अब देखिए स्कीमा क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। स्कीमा इज़ नथिंग बट डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो है वो डिज़ाइन ही होता है, उसी का ही हम स्कीमा कहते हैं। उस स्कीमा को आप एक तरह से समझ लो, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा किसका, डेटाबेस का, ओके। अब देखिए इसमें डेटाबेस स्कीमा क्या होता है हमारा। स्कीमा का मतलब होता है कि इज़ नथिंग बट डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो डिज़ाइन होता है उसी को हम स्कीमा कहते हैं। डेटाबेस को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है उसी को हम स्कीमा कहेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस का जो स्केलेटन स्ट्रक्चर हुआ, मतलब स्केलेटन समझ रहे हो ना, सिर्फ हड्डी, जैसे अगर कोई शरीर है हमारा, अगर सिर्फ हड्डी से
जो हमारा शरीर है, अगर सिर्फ हड्डी हड्डी बच जाए तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, स्केलेटन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो जो डेटाबेस है ना, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है स्केलेटन की तरह, मतलब उसके अंदर अभी डेटा कुछ नहीं है, बस उसका स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है कि जैसे एट्रीब्यूट्स, एंटिटी डाल दिया उन्होंने, एट्रीब्यूट्स डाल दिया, और उसका टाइप्स, डेटा टाइप्स किस तरह से, कौन सा डेटा टाइप का उसमें डेटा स्टोर होगा, ये सब जो है फिट कर दिया है। मतलब ये हमारा जो है स्केलेटन तैयार है, बट उसमें अभी डेटा नहीं है ऐड। ठीक है, वो अभी उसमें डेटा नहीं है। ठीक है, उस एट्रीब्यूट्स के अंदर उसे हम कहेंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है डेटाबेस का, उसी को हम कहेंगे स्कीमा। ठीक है, स्कीमा का मतलब ही है डेटाबेस को स्ट्रक्चर देना, किस तरह का जो है डेटा उसमें ऐड होगा और कौन से एट्रीब्यूट्स में किस तरह का जो है डेटा हम उसमें डाल सकते हैं, ये सब जो है स्कीमा के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं स्कीमा। स्कीमा हमें एज अ व्यू की तरह बताता है यूज़र को कि इसके अंदर जो है डेटा इस टाइप का सिर्फ डलेगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल के माध्यम में बता रखा है, टाइप ऑफ डेटा टू बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। अब किसी एक एट्रीब्यूट्स के अंदर कोई कौन से डेटा, जैसे एम्प्लॉय का नाम है, उसका आईडी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ये हमारा एट्रीब्यूट्स हो गया, उसके अंदर जो आईडी नंबर होगा 42 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा कौन से डेटा टाइप उसमें होना चाहिए, जैसे नंबर टाइप का होना चाहिए, क्योंकि जो आईडी नंबर होगा वो तो नंबर में ही होगा ना, थोड़ी उसमें कोई हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, तो ये जो डिफाइन कर रहा है कि आईडी वाले एट्रीब्यूट्स के अंदर इस टाइप का डेटा होना चाहिए, जैसे नंबर टाइप का डेटा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा स्कीमा के माध्यम से पता चल रहा है कि इस एट्रीब्यूट्स में इस टाइप का डेटा ऐड होगा। ओके, तो समझ सको आप, जैसे कि उन्होंने बताया नेम ऑफ एट्रीब्यूट एंड एंटिटीज़, ये सब जो है हमारे एट्रीब्यूट्स जो होंगे उसका नेम्स, जैसे नेम हो गया तो नेम में किस टाइप का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे नेम में हम अजय, अजय किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो हम उसमें स्कीमा में ऐसा डिफाइन किया गया है कि इस नेम के अंदर जो है इस स्ट्रिंग टाइप का ये डेटा जो है एंटर कर सकते हो। कोई दूसरा यूज़र हो जिसको पता नहीं है नेम के अंदर, अगर उसने कहीं 1 2 3 लिखना शुरू कर दिया तो वो जो है एरर शो कर देगा, उसको बता देगा कि मस्ट रिटर्न इन अल्फ़ाबेटिक नॉट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ऐसा लिख के आ जाएगा उसके पास कि आप जो अल्फ़ाबेटिक्स का यूज़ करके इसमें लिखिए, मतलब वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा उसमें आ सकता है नेम के अंदर। नेम के अंदर नेम एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ये सब जो है स्कीमा के माध्यम से जो यूज़र को बताया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हो स्कीमा क्या होती है। अब हम चलते हैं सब स्कीमा क्या होता है। तो ये जो आप ये देख लो, इसको स्कीमा को ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप पूरी तरह से। ठीक है, तो ये जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस ओनली द डेटाबेस स्कीमा इज जनरेटेड। तो उसका जो डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका सिर्फ एक स्कीमा हम जनरेट करते हैं, सिर्फ उसमें डेटा अभी स्टोर नहीं किया जाता। ठीक है, कोई एक DBA मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ा चुका है, मैंने आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें। ठीक है, तो DBA क्या होता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो वही एक पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो इस डेटाबेस को तैयार करता है। ठीक है, वो इस तरह से तैयार करता है कि उसमें सिर्फ स्कीमा होता है। स्कीमा का मतलब समझ रहे हो, स्केलेटन होता है सिर्फ, उसके अंदर अभी डेटा नहीं है, उसके अंदर अभी मतलब उस हड्डी वाले कंकाल के अंदर अभी चमड़ी दिल वगैरह अभी फिट नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि मैं इसको समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि एक डेटाबेस के अंदर सिर्फ स्कीमा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ठीक है, जो डेटाबेस को तैयार करता है वो जो है सिर्फ स्कीमा उसका तैयार करता है, मतलब उसका ढांचा तैयार करता है, जिसे हम ढांचा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिर्फ स्कीमा ही तैयार होता है, जैसा कि उन्होंने बोला एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस ओनली द डेटाबेस स्कीमा इज जनरेटेड। ठीक है, जब भी हम कोई वो जो DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब भी डेटाबेस तैयार करता है तो वो सिर्फ स्कीमा को तैयार करता है, उसके बाद उसके अंदर जो डेटा ये सब जो है ऐड किया जाता है, किसके द्वारा, यूज़र के द्वारा। यूज़र जो है उसमें डेटा सेव करते जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस डेटा को जो है ले लिया जाता है। ओके, समझ रहे हो, ये होता है हमारा स्कीमा। अब क्या होता है सब स्कीमा क्या होता है, अब समझते हैं इसको आगे। देखिए, देखिए स्कीमा एंड सब स्कीमा में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। स्कीमा हमारा जो है फिजिकल लेआउट होता है
ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो DBA में जो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डेटाबेस जो होता है हमारा, उसका जो फिजिकल लेआउट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रक्चर जो होता है, स्कीमा जो होता है उसका, उसे ही हम स्कीमा कहते हैं। वो फिजिकल चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि उसका जो एंटिटी है, उसका एट्रीब्यूट्स है, बस इतना ही डिफाइन किया जाता है, इसके अंदर डेटा अभी नहीं फिट किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा ये फिजिकल जो हमारा मेमोरी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाला जाता है, वो उसे हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, ये फिजिकल लेआउट होता है हमारा डेटाबेस का, समझ रहे हो। उसके बाद सब स्कीमा क्या होता है, एक हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, डेटा असाइन बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम। किसी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए हम इसको एक्सेस कर देते हैं, कर पाते हैं, एक्सेस करते हैं कि उसका जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा उस डेटाबेस का। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन के द्वारा उसको देखा जाता है। कोई एक यूज़र जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको जो है देख सकता है, उसका जो भी सब स्कीमा होगा। ठीक है, सब स्कीमा मतलब उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, ये हो गया हमारा सब स्कीमा कंप्लीट। ओके, तो सब स्कीमा समझ चुके हो आप। तो देखिए स्कीमा क्या होता है, स्कीमा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको समझता है। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, क्योंकि वो फिजिकल लेआउट वो जो बनाता है ना, वही सिर्फ समझ सकता है। यूज़र को तो सिर्फ जो है सब स्कीमा के द्वारा समझाया जाता है कि इसका जो हमारा जो डेटाबेस है वो इस तरह से काम करती है। किसी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा जो है जो यूज़र जो है उसको समझ सकता है। ठीक है, कि सब स्कीमा का मतलब समझ चुके हैं ना। जैसे कि मैं और अच्छे से डिटेल में समझा दूँ, जैसे डेटाबेस सिस्टम है हमारा। ठीक है, उसको बनाने वाला कौन है, कोई एक प्रोग्रामर होगा, कोई एक यूज़र होगा, जिसे हम DBA कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वही इसको तैयार करता है। ठीक है, वही इसको बनाता है। तो वो क्या सबसे पहले बनाता है, स्कीमा बनाता है ना, उसका लेआउट बनाता है, उसका ढांचा बनाता है। ठीक है, उसे उसे ही हम जो है क्या कहते हैं, डेटाबेस सिस्टम कहते हैं, स्कीमा कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो जो बना रहा है स्कीमा, वो सिर्फ DBA को ही पता है उस स्कीमा के बारे में। ठीक है, बस जो ये सब स्कीमा है, ये सब स्कीमा के एक मेथड है जिसके द्वारा जो है वो जो DBA है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ये चाहता है कि कोई जो यूज़र है, कोई भी यूज़र हो, कि उसे भी इसके बारे में पता चले कि ये जो इसका जो ढांचा है, इसका जो स्कीमा है, किस तरह से काम कर रहा है, जो डेटाबेस है किस तरह से काम कर रहा है। वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहता है कि जो दूसरे यूज़र हैं उसे भी पता चल जाए, क्योंकि अगर कोई यूज़र आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ना कि कैसे काम करता है ये डेटाबेस सिस्टम, कैसे। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, तो एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें पहले सीखना पड़ता है कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ें जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने सोचा कि अगर यूज़र को पता ही नहीं होगा कि कैसे काम करेगा, ये कैसे नहीं करेगा, तो यूज़र उसको यूज़ कैसे करेगा। ठीक है, तो उसको जो है एक एप्लीकेशन के द्वारा जो है उस सब स्कीमा के द्वारा उसको समझा दिया जाता है कि ये ऐसे काम करेगा। अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कोई एक यूज़र आया, उसको पता है कि उसको वो डेटा फैच करना है डेटाबेस सिस्टम के अंदर से, बट सबसे पहले वो जाएगा किसी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के पास, मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर के यूज़ करके जो है उसको एक्सेस करेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि उसको बोलेगा कि आप किस टाइप का डाटा चाहते हो। ठीक है, तो सब स्कीमा के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर वो अटैच है, तो सब स्कीमा का मतलब ही यही होता है कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा उस डेटाबेस सिस्टम का, वो एक एप्लीकेशन के द्वारा जो है उसको यूज़र को बता दिया जाएगा कि आप जो है इस एट्रीब्यूट्स के अंदर नंबर फिल नहीं कर सकते। मतलब एट्रीब्यूट्स के अंदर मान लो स्ट्रिंग फिल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर यूज़र चाह रहा है कि मुझे वो डेटा चाहिए, ठीक है, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, और यूज़र को चाहिए कि मेरा जो है टाइम टेबल बता दे, ठीक है, उस कॉलेज का मतलब टाइम टेबल उसको मिल जाए। तो वो सॉफ्टवेयर में पहले जाएगा, सॉफ्टवेयर को खोलेगा, फिर सॉफ्टवेयर में डालेगा अपना आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर पूछेगा आपका आईडी नंबर क्या है। ठीक है, तो आईडी नंबर जैसे पूछेगा तो जो यूज़र है वो उसमें नंबर ना डाल करके वो ABCD में से कुछ डालने लग जाता है। तो ये सब स्कीमा डिसाइड कर देती है, उसको सॉफ्टवेयर को बता देती है कि इसका लॉजिक ये नहीं होगा, इसमें जो है आपका
नंबर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर उसको बता देता है यूज़र को कि आप इसमें सिर्फ जो है नंबर के टाइप ही आप फिल कर सकते हो, मतलब आप जो है सिर्फ नंबर्स इज़ अलाउड नॉट स्ट्रिंग्स इज़ अलाउड, ऐसा कुछ पॉपअप जो है शो करवा सकता है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूज़र को पता चल गया कि इसका स्कीमा क्या है, सब स्कीमा क्या है। ठीक है, समझ चुके हैं ना स्कीमा और सब स्कीमा में क्या अंतर है। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा उस वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सब स्कीमा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप समझ गए सब स्कीमा क्या होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले ना फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। पहले समझिए डेटाबेस होता क्या है, उसको आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपने अगर पहला वीडियो देख लिया है उसके बाद ही भी ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये आप दोबारा से वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सब स्कीमा, जो कि एक एप्लीकेशन द्वारा जो है यूज़र को बताया जाता है कि आप जो है इस तरह के आप जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हो, इस टाइप से एक्सेस कर सकते हो, उसको हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, सब स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अब स्कीमा समझ चुके हो। स्कीमा सिर्फ एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही समझ सकता है उसको, और सब स्कीमा को यूज़र के द्वारा जो है, मतलब यूज़र को अगर स्कीम के बारे में बताना चाहता है तो वो हम सब स्कीमा जो एक एप्लीकेशन के द्वारा बताते हैं। ठीक है, तो आप ये स्कीमा समझ चुके हो। अब हम चलते हैं इंस्टांस पे। इंस्टांस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इंस्टेंटली। आपने कभी सुना है इंस्टेंटली, यू डू योर वर्क इन इंस्टेंटली, मतलब आप अपना काम जो है जल्दी से करो। तो ये जो जल्दी चीज़ें हैं ना, इंस्टेंस का मतलब थोड़ा मिलता जुलता है उससे, कि जल्दी से मतलब तुरंत जो काम करो। ठीक है, तुरंत कहते हैं इसको इंस्टेंटली जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टांस जो उससे मिलता जुलता है, तो इससे जो है हमारा इसका मीनिंग भी जो है इससे मिलता जुलता है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आगे देखिए। अब समझिए इंस्टांस क्या होता है। देखिए इन्होंने बोला एन इंस्टांस इज आल्सो कॉल्ड ए करंट स्टेट और डेटाबेस स्टेट। अब जो डेटाबेस का जो करंट स्टेट होता है उसी को हम कहते हैं इंस्टांस। ठीक है, इंस्टांस अब समझ रहे हो कैसे, तो देखिए डेटाबेस के अंदर किसी ने एक डेटा स्टोर किया था। ठीक है, उस स्टोर करने के बाद जो है 2 दिन बाद जो उसने उस डेटा को चेंज कर दिया। जैसे उसने पहले क्या नाम रखा था, अजय रखा था। ठीक है, तो उसके 2 दिन बाद जो है वो अजय कॉलेज छोड़ के चला गया, तो उस वजह से उस अजय की जगह पे कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, राहुल। ठीक है, तो राहुल का नाम उस पर आ गया। तो अब जो है उस समय मतलब उस करंट स्टेट में जो है डाटा जो है उसे ही हम कहेंगे इंस्टांस। ठीक है, एन इंस्टांस इज़ आल्सो कॉल्ड ए करंट स्टेट और डेटाबेस स्टेट। अब यही चीज़ जो है मैं अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि उन्होंने बोला है, the database schema that defines variables in tables which belong to a specific database। अब जो डेटाबेस स्कीमा कहता है कि जो वेरिएबल्स के अंदर हम कोई भी डाटा जो है डालते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा नेम हो गया, नेम के अंदर मेरा पहले अजय था, उसके बाद राहुल कर दिया गया, तो वही चीज़ बता रहा है कि हमारा जो नेम है वो एट्रीब्यूट्स हो गया, वेरिएबल्स कह लो उसको। ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारा डेटा होगा, जो रिकॉर्ड्स कहते हैं हम उसको, द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस वेरिएबल्स एट ए पर्टिकुलर मोमेंट आर कॉल्ड द इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस। पर्टिकुलर मोमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी समय पर। ठीक है, मतलब उसका जो करंट टाइम है, जो उसका करंट टाइम पे जो उसका डेटा चेंज हुआ है उसी को हम कहेंगे, उस मोमेंट में जो डेटा चेंज हुआ है उसी को हम कहेंगे इंस्टांस। ठीक है, समझ चुके। जो करंट स्टेट होगा डेटाबेस का, चेंज करने के बाद जो हमारा जो करंट स्टेट होता है डेटाबेस का, मतलब ये हुआ चेंज करने के बाद क्या हो गया, राहुल आ गया वहाँ पर। अब उसी स्टेट को कहेंगे हम इंस्टांस। और इंस्टांस हम क्यों कहा हमने, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड्स जो होगा, हमारा जो वेरिएबल्स था उसके अंदर जो रिकॉर्ड है उसको हमने चेंज किया है उस स्टेट, उस मोमेंट में। ठीक है, उस टाइम में, उसी को हम कहेंगे इंस्टांस। ओके, समझ चुके हैं इंस्टांस क्या होता है। ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टांस के बारे में आपने समझ लिया। आप इसको बस अपने शब्दों में लिख सकते हो, अपने शब्दों से, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, वो भी आप इसमें लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है,
अब देखिए इन्होंने भी वही चीज़ बताया है दोबारा से, डायग्राम के माध्यम से बताया है इन्होंने स्कीमा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है ना, आप उस पर फोकस करना। ओके, अब हम चलते हैं टाइप ऑफ स्कीमा। अब स्कीमा के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल, इंटरनल। अब 3 तरह के टाइप्स होते हैं हमारे पास स्कीमा के। जैसे कि मैंने आपको बताया स्कीमा होता क्या है, स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, डेटाबेस का, उसी को हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा का जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, इसके बारे में समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअल में, देखिए कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब्स ऑल द एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स एंड स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। और एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल स्कीमा डिफाइंस ए व्यू और व्यूज ऑफ द डेटाबेस फॉर पर्टिकुलर यूजर्स। इंटरनल में क्या है, देखिए इंटरनल स्कीमा डिफाइंस हाउ एंड वेयर डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन फिजिकल डेटा स्टोरेज। अब तो ये बहुत ही सिंपल है स्कीमा। देखिए आपको इतना पता है पहले कि स्कीमा होता क्या है। स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब एंटिटी, उसका एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर अभी डेटा नहीं है। ठीक है, ये ऐसे आप समझा करो। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्चुअल स्कीमा किसको कहेंगे हम। अब वो जो हमारा एंटिटी है वो कौन से एट्रीब्यूट से लिंक है। ठीक है, कौन से एट्रीब्यूट से जो है वो रिलेशनशिप बना रहा है। ठीक है, उसे हम कहेंगे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इसके अंदर कि ये जो एंटिटी है, जैसे कई सारे उसमें एंटिटी होंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जैसे स्टूडेंट नाम का कोई एंटिटी होगा, कोई एम्प्लॉय नाम का होगा, कोई बैंक नाम का होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वाले एंटिटी के अंदर जो है डेटा होगा और जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, और बैंक वाला जो एट्रीब्यूट्स होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है, जो एट्रीब्यूट्स का जो जिस एंटिटी के साथ रिलेशन है, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर वो जो है रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, उसी को हम कहेंगे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। ओके, समझ रहे हो ना कि अगर कोई स्टूडेंट नाम का एंटिटी है, वो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, मान लो बैंक वाला एट्रीब्यूट्स हम डाल देंगे, तो ऐसे रिलेट नहीं कर रहा है ना ये। इसे हम इससे हम कॉन्सेप्चुअल नहीं कहेंगे। इसमें कॉन्सेप्चुअल तो वैसे इसको कहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है इसमें, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो बनाया गया है जो स्केलेटन, वो ये कहता है कि स्टूडेंट में जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो है वो होगा, उसका एट्रीब्यूट्स होगा, वही उसके साथ एंटिटी के साथ जो है अटैच होगा, मतलब रिलेशन बनाएगा उसके साथ। ठीक है, समझ चुके हो? उसे हम कॉन्सेप्ट, उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कि डेटा जो हमारा एंटिटी है उसका उस एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेशन है, उसी को ही हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहेंगे। ओके, अब चलते हैं एक्सटर्नल स्कीमा में क्या है। एक्सटर्नल स्कीमा डिफाइंस ए व्यू और व्यूज़ ऑफ द डेटा बेस फॉर ए पर्टिकुलर यूज़र। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक यूज़र है, वो उसको यूज़ करना चाहता है, डेटा को एक्सेस करना चाहता है डेटाबेस से, तो वो एक एप्लीकेशन के द्वारा जो है उसको एक्सेस करेगा। बट वो भी अपना जो है कोई आइडेंटिटी नंबर डालेगा वगैरह वगैरह, जो भी पूछा जाएगा एप्लीकेशन के द्वारा, तभी ना उसको एक्सेस करने के लिए मिल सकता है वो डेटा जो भी चाहता है यूज़र। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सटर्नल स्कीमा के लिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो स्कीमा जो है हमारा 3 टाइप के होते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल लेवल में होता है, एक एक्सटर्नल में होता है और एक इंटरनल में होता है। अब इंटरनल में देखिए क्या होता है। इंटरनल स्कीमा डिफाइंस हाउ एंड वेयर डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन फिजिकल स्टेट स्टोरेज। अब इसका मतलब समझिए कि इंटरनल स्कीमा में क्या है कि हमारा जो इंटरनल स्टोरेज है, हमारा जो डेटाबेस है, उसके उस डेटाबेस का जो मेन मेमोरी है, मेन मतलब जो भी हमारा मेमोरी है, हार्ड डिस्क है उस डेटाबेस का। ठीक है, उस वो जो डेटा हम जो भी स्टोर होगा उस मेन मेमोरी में होगा। ठीक है, वो किस तरह से स्टोर होगा, वो हमारा इंटरनल स्कीमा के द्वारा वो सारी चीज़ें जो है स्टोर की जाती है। इस टाइप का डेटा जो है इस मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होगा, इस टाइप का डेटा इस मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ये इंटरनल स्कीमा के द्वारा वो इंटरनल स्कीमा यानी इंटरनल ढांचा के द्वारा उसको पहले से डिज़ाइन किया जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ओके, समझ चुके हो? इंटरनल, एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल क्या होता है। एक्सटर्नल भी आप समझ चुके हो, वो यूज़र के लिए होता है ताकि वो उसको यूज़ कर सके डेटा को उस स्ट्रक्चर के द्वारा, उस स्केलेटन स्ट्रक्चर के द्वारा उसको यूज़ कर सके। ठीक है,
अब हम सब स्कीमा मैंने आपको पहले बता दिया, इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। DBMS आर्किटेक्चर, जैसा कि मैंने आपको आर्किटेक्चर के बारे में पहले भी बता दिया। आर्किटेक्चर होता क्या है? बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है वो पूरा जो है कैसे उसको मैनेज कर रहा है डेटाबेस को, और किस तरह का, जो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल के माध्यम से ऊपर बताया था वो आर्किटेक्चर आप दोबारा से उसको वीडियो देख सकते हो, ठीक है। A main purpose of DBMS is to provide the user with the abstract view of database. This means that system does not provide all the details of the data, rather it hides the details of how data is stored and maintained. However, in order to the system to be usable, data must be retrieved efficiently. A view is a subset of database that an application can process. The DBMS architecture is divided into 3 levels of views. और डेटाबेस जो DBMS जो है इसका आर्किटेक्चर जो होता है 3 लेवल का होता है। जैसा कि हम सबसे ऊपर में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमारा जो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्चर होता क्या है, इसके 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। वो हमारे एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल होते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के लेवल्स हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। जैसा कि एक्सटर्नल लेवल में हमारा होगा, तो चलिए देखिए DBMS आर्किटेक्चर के 3 लेवल्स होते हैं हमारे, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल, ओके। इसको जैसा कि मैंने अभी आपको स्कीमा में समझाया है, एक्सटर्नल स्कीमा, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल कैसे होता है, उसी तरह ये भी, इसे भी हम वैसे ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये भी हमारा एक ढांचा ही है। तो इस तरह से काम करता है। देखिए ये रहा हमारा पूरा डायग्राम, ओके, इसको आप समझिए ध्यान से। अब सबसे ऊपर देखिए एक्सटर्नल स्कीमा है हमारा, ये पूरा का पूरा कैसे, यूज़र व्यू 1, यूज़र व्यू 2, कितने भी यूज़र्स हो, एन नंबर ऑफ़ यूज़र, जो यूज़र होंगे उसके वो जो डेटा एक्सेस करेगा वो एक्सटर्नल स्कीमा के द्वारा ही एक्सेस करेगा, ठीक है। उस एप्लीकेशन के द्वारा डेटा को एक्सेस करेगा, उस टाइप से, उस स्ट्रक्चर के द्वारा वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। मतलब जैसा जैसा उसको बताया जाएगा कि ये डालो वो डालो, तब जाके आपको डेटा एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो वो स्कीमा एज अ काम कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल स्कीमा की तरह। अब ये जो एरो बता रहा है एक्सटर्नल लेवल डिफाइंड बाय यूज़र। अब जो है एक्सटर्नल लेवल है वो सिर्फ यूज़र के द्वारा ही डिफाइन किया गया है, मतलब यूज़र को एक्सेस करने के लिए ही ये बनाया गया है एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है। एक्सटर्नल लेवल कह लो या एक्सटर्नल स्कीमा कह लो। अब देखिए हम इस पे आते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल में। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल कौन बनाता है? DBA ही बनाएगा। वो कॉन्सेप्ट जो तैयार करेगा कि कौन सा डाटा किस में जाके स्टोर होगा, ये सब जो है DBA डिसाइड कर देती है, पहले स्कीमा उसका तैयार कर देती है, जिसे हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, ठीक है। तो ये कौन करते हैं? डिफाइंड बाय DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। ऐसे इंटरनल स्कीमा भी हमारा जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड करती है कि कौन सा डाटा कहाँ पर स्टोर होगा, कौन सा मेमोरी में होगा, किस टाइप का डाटा कहाँ पर, कौन से एट्रीब्यूट्स में होगा। ये सारी चीज़ जो है इंटरनल लेवल में जाके ये सारा स्टोर किया जाएगा डाटा को, ओके। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड करती है, वही स्कीमा को तैयार करता है कि इस टाइप के डाटा इसमें स्टोर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट में डेटाबेस आ जाता है, क्योंकि सारा का सारा काम जो है डेटाबेस के अंदर ही किया जाता है, ओके, जिसे हम कहेंगे फिजिकल डेटाबेस, ठीक है। यही हमारा मेन डेटाबेस है जो फिजिकल टाइप का है, ओके। और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल है ये लॉजिकल में होता है हमारा, ठीक है, ओके। तो या आप ये समझ चुके हैं कैसे काम कर रहा है या नहीं? तो एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल समझ चुके। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर आर द DBA कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, एक्सटर्नल स्कीमा। तो ये समझिए कि द DBA कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसने बनाया है वो स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर देता भी है तो विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसे बिना चेंज किए वो DBA है जो है उसका स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, उसको चेंज कर सकती है। सिंपल सा वो ऐसा कर ही सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि जैसे मान लो
कोई एक यूज़र है, वो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है उस डेटा को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर को चेंज क्यों करेगा? वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ वो जो डेटाबेस है हमारा, उसका जो स्कीमा है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको अगर थोड़ा सा भी वो चाहता है कि और बेटर बनाने के लिए, तो वो उसका स्कीमा चेंज कर सकता है। जैसे अगर मान लो वहाँ पर था हमारा पहले आइडेंटिटी नंबर था, ठीक है। उस आइडेंटिटी नंबर के द्वारा जो है वहाँ पे सीरियल नंबर या फिर कॉलेज रोल नंबर ऐसा कुछ चेंज कर दिया गया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, ठीक है। तो अब जो है सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र को क्या दिखेगा? सीरियल नंबर या फिर जो मैंने अभी आपको बोला है वो चीज़ें शो करेंगी। आइडेंटिफिकेशन नंबर उसमें शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है एप्लीकेशन को कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बस डेटाबेस को ही स्ट्रक्चर को बस चेंज कर दिया। किसके द्वारा? डीबीए के द्वारा। तो ऐसा सिर्फ डीबीए ही कर सकती है वो स्ट्रक्चर में चेंजमेंट, बट विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। समझ चुके हो? इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको ना पूरा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता हूँ, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में जो है बुक को बिना रटे जो है आप धड़ाधड़ लिखते जाओ। अब क्या लिखना चाहते हो, जो जो भी क्वेश्चन आएगा फटाक से लिखते जाओ, ठीक है। आप ऐसा आराम से कर सकते हो, ओके। कोई भी आपके नंबर्स नहीं काटेंगे, बट आपका जो है कॉन्सेप्ट को उसको फॉलो करना चाहिए। आप ये नहीं कि पूछा कुछ है कुछ और है, आप बता कुछ और रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ईच यूज़र कैन एक्सेस द डेटा अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट्स। अब कोई भी यूज़र है, उसको जो भी डाटा चाहिए वो अपने हिसाब से उसको एक्सेस कर सकता है। सिंपल सी बात है ये इसमें। चलिए हम चलते हैं आगे। द एक्सटर्नल लेवल। अब हम जो इसमें हमने डायग्राम में पढ़ा था, जो एक्सटर्नल लेवल है ये रहा, जिसे हम डिफाइंड बाय यूज़र कहते हैं हम इसको, ओके। तो यूज़र के जो यूज़र द्वारा बनाया गया है, जो यूज़र को मतलब यूज़र के लिए बनाया गया है एप्लीकेशन, जिसके सब स्कीमा जिसके द्वारा सब स्कीमा से जो स्कीम को स्कीमा को जो है पता करता है वो यूज़र, उसके द्वारा जो है एक्सेस करता है डेटा को। वो चीज़ें जो है हम समझेंगे एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है। समझिए वही चीज़ बताएगा दोबारा से मैं आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है आपको। देखिए, द एक्सटर्नल लेवल इज़ वन क्लोज टू द यूज़र्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक्सटर्नल लेवल यूज़र के क्लोज होता है, क्योंकि यूज़र के लिए ही बनाया जाता है ये लेवल, ठीक है। दैट इज़ द वन कंसर्न विद द वे इन विच द डेटा इज़ व्यूड बाय इंडिविजुअल यूज़र्स। जो भी डेटा वो चाहता है, देखना चाहता है या फिर एक्सेस करना चाहता है, वो यूज़र के द्वारा वो उसको देख सकता है। मतलब यूज़र उसको यूज़र ही उसको देख सकता है, ठीक है। यूज़र के लिए तो बनाया गया एक्सटर्नल लेवल, और किसके लिए बनाया गया है? ओके। एट द एक्सटर्नल लेवल द DBMS प्रेजेंट्स ईच यूज़र विद शेड और सिंगल व्यू और स्कीमा ऑफ द डेटा। अब जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगी कि यूज़र को जो है वो प्रोवाइड करेगी जो यूज़र चाहता है। मतलब यूज़र उस स्कीमा को मतलब DBMS जो उस स्कीमा को दिखवाएगी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जो यूज़र उसको चाहता है, ठीक है। उसका स्कीमा क्या है, उसका ढांचा क्या है, मतलब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसको क्या क्या टाइप करना पड़ेगा यूज़र को, वो सब चीज़ें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर को बता देती है कि आप जो है उससे ये पूछो वो पूछो, ठीक है। समझ चुके हैं ना आप DBMS और सॉफ्टवेयर के बीच में। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पूरा अच्छे से समझा रखा है, आप फर्स्ट चैप्टर देखना ना बोलें, उसके बाद ही यहाँ पर आए, ओके। अब चलते हैं हम आगे। देयर आर, यहाँ से शुरू हो रहा है, देयर आर मैनी व्यूज़ ऑफ द डेटा एट दिस लेवल and each view is a representation of part of the total database. A view allows a user access to their portion of the database and shields the rest of the database from them. Each external view is defined by means of an external schema, which consists basically of definitions of each of the various types of external record found in that external view. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो यूज़र जो है जो जिस टाइप का भी डाटा चाहता है वो रिकॉर्ड जो है उसको मिल जाएगा एक्सटर्नल व्यू के ज़रिए। एक्सटर्नल व्यू का मतलब ही वही होता है एक्सटर्नल लेवल के में जो यूज़र ही उसको देख सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना? जो प्रोग्रामर है वो तो डायरेक्ट वैसे भी अपना उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज कर सकता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे, तो ऐसे तो प्रोग्रामर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर हमने कोई पासवर्ड एंटर कर दिया बैंक वाला, तो उसके अंदर डेटाबेस के अंदर,
तो ऐसे तो वो प्रोग्रामर जो है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उसको पासवर्ड को ले करके हमारा बैंक में जितना भी पैसा होगा वो तो उड़ा लेगा। बट ऐसा नहीं होता है, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है डेटाबेस को कि वो डेटाबेस जिसने तैयार किया है ना, वो भी एक्सेस नहीं कर सकता उसके अंदर जो भी डेटा है। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, वो पर्सन जो है उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। उस डेटा को सिर्फ जो यूज़र है वही एक्सेस कर सकता है। इस तरह से वो डिज़ाइन किया जाता है। और ये डिज़ाइन सही है या जेन्युइन है या नहीं है, ये चीज़ें जो है चेक किया जाता है। ओके, उसके बाद ही इसको लॉन्च किया जाता है। ओके, समझ रहे हो ना? ये एक सरकार के द्वारा जो होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं उसको पहले चेक करती है, उसके बाद ही उसको हाँ बोलते हैं हाँ ये जेन्युइन है, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। जिस तरह से ये जो हमारा गूगल पे है, ठीक है, गूगल पे एक डेटाबेस के द्वारा ही तैयार किया गया है। समझ रहे हो? डेटाबेस से ही ये तैयार होता है। इसमें भी गूगल में आप पहले यूपीआई पिन बनाते हो, तो यूपीआई पिन जो बनाते हो वो डेटाबेस के अंदर स्टोर पड़ा है आपका यूपीआई पिन। बट वो जो है जिसने बनाया है ना, ये गूगल पे या फिर फ़ोन पे या पेटीएम जिसने भी बनाया है, तो वो भी उस यूपीआई पिन को नहीं एक्सेस कर सकती। वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, गवर्नमेंट मतलब सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, वो इसको चेक करती है कि कहीं इन्होंने जो है इसमें सिक्योरिटी लगाया है कि नहीं लगाया है। कहने का मतलब है हैशिंग टेक्निक होती है, एक हैशिंग एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो है कोई एक जिसने बनाया है ना, वो भी एक्सेस नहीं कर सकता उस डेटा को। ओके, तो आप समझ चुके हो, पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आप इसको शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो भी मैंने आपको समझाया। अब एक्सटर्नल लेवल कंप्लीट हो चुका है हमारा। ओके, अब हम चलते हैं। अब जैसे कि उन्होंने फॉर एग्जांपल में समझाया, एक्सटर्नल लेवल में देखिए पहले। फॉर एग्जांपल, वन यूज़र में व्यू डेट इन द फॉर्म एज डे मंथ ईयर वाइल अनदर में व्यू एज ईयर मंथ डे। अब जो है यूज़र जो है किसी भी टाइप का फॉर्मेट जो है डेट देखना चाहता है कि मुझे डेट चाहिए, कौन सा डेट का फॉर्मेट लेना चाहता है, वो अपने तरीके से वो ले सकता है। एज ए यूज़र व्यू में हो सकता है ऐसा। ठीक है, डिफरेंट व्यूज़ में हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। सेम डेटा को जो है अलग अलग यूज़र जो है अपना एक्सेस कर सकता है। मतलब यूज़र जो है कई टाइप्स के हो सकते हैं। किसी यूज़र को जो है इस टाइप का डेट नहीं चाहिए, उसको दूसरे टाइप का डेट चाहिए। कहने का मतलब एक यूज़र चाहता है कि पहले डे आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए। फिर और दूसरा यूज़र चाहता है कि पहले जो है ईयर आए, फिर मंथ आए, फिर डे आए। ठीक है, वो इस टाइप का डेट चाहता है। कुछ भी अगर वो एक्सेस कर रहा है डेट वगैरह, तो उसमें उसका जो डेट हो वो इस टाइप का चाहता है। ठीक है, तो जो यूज़र होंगे, यूज़र व्यू है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए द कॉन्सेप्चुअल लेवल मैंने कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो बताया मैंने आपको, वैसा ही ये भी है। देखिए, द कॉन्सेप्शनल लेवल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस का जो पूरा कंटेंट होता है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल का होता है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ़ द एक्सटर्नल लेवल इज़ कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल यूज़र व्यूज़, द कॉन्सेप्चुअल लेवल में बी थॉट ऑफ एज डिफाइनिंग ए कम्युनिटी यूज़र व्यू। इन अदर वर्ड्स, there will be many external views, each consisting of a more or less abstract representation। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में बताया ना, वही चीज़ इसमें भी रूल फॉलो होता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल, उसी को हम कॉन्सेप्चुअल लेवल को ही हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो क्योंकि ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर ही है कॉन्सेप्चुअल लेवल में। देखिए, इन अदर वर्ड्स देयर विल बी मैनी एक्सटर्नल व्यूज ईच कंसिस्टिंग ऑफ मोर और लेस एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब वही चीज़ बता रहा है कि इसमें जैसे द कॉन्सेप्चुअल व्यू इज डिफाइंड बाय द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विच इंक्लूड्स डेफिनेशंस ऑफ ईच ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा और द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड। अब जो कई तरह के जो हमारे डेटास हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, वो कौन से टाइप के डेटा जो है, कौन से टाइप के एट्रीब्यूट्स में जो रिकॉर्ड होंगे, ये सारे के ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए, ऑन डिस्क्राइबिंग एंटिटीज़, डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप्स, यूज़र ऑपरेशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, दिस व्यू इज़ नॉर्मली मोर स्टेबल दैन द अदर
टू व्यूज़। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एंटिटीज़ में कोई एंटिटी है, उसके अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो उन दोनों का जो रिलेशंस होगा, किसके साथ रिलेशन होगा, कौन से एंटिटी का जो है कौन से एट्रीब्यूट्स के साथ रिलेशंस होंगे, ये सब जो है कॉन्सेप्ट जो है तैयार किया जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें पहले बता दिया है मैंने आपको 3 लेवल होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल कॉन्सेप्चुअल कह लो, या फिर उसको आप कह लो एज अ लॉजिकल कह लो उसको, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल कह लो या फिर लॉजिकल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारा जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एज कॉन्सेप्चुअल, और कह लो या फिर लॉजिकल कह लो, ठीक है। वो लेवल हमारा होता है। एक होता है हमारा इंटरनल, लॉजिकल और एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल यूज़र के लिए होता है, इंटरनल जो है एडमिनिस्ट्रेटरी डिफाइन करती है कौन सा मतलब उसमें किस टाइप का डेटा आएगा और कौन से टाइप के एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन से टाइप का डेटा आएगा, ठीक है। ये सब कौन से किस में होता है, इंटरनल में होता है। और कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा जो एंटिटी है किस से रिलेट करेगी, कौन से एट्रीब्यूट्स से रिलेट करेगी, वो हमारा जो है कॉन्सेप्चुअल या फिर लॉजिकल में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये आप अपने तरफ से ये बना सकते हो, जैसे कि उन्होंने बता रखा है पहले से ही। उन्होंने बोला है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इज टू डिस्क्राइब द कंप्लीट एंटरप्राइज, नॉट जस्ट इट्स डेटा बट आल्सो हाउ दैट डेटा इज यूज्ड, हाउ इट फ्लोज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट विद इन द एंटरप्राइज, दैट व्हाट इट इज यूज्ड फॉर इट एट each point, what controls are to be applied at each point and so on। अब कहने का मतलब यह है कि जो हमारा डेटा जो है हमारा वो किस तरह से जो यूज़ किया जा रहा है, और वो डेटा जो है कहाँ पर स्टोर किया जा रहा है, किसके मतलब कौन से एट्रीब्यूट्स में, कौन सा एट्रीब्यूट्स जो है कौन से एंटिटी से रिलेटेड है, ये सब जो है हमारा किस में है, कॉन्सेप्चुअल में कह लो या लॉजिकल लेवल के अंदर है, ठीक है। तो इसका देखिए, हैंस कॉन्सेप्चुअल लेवल इज कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ऑल एंटिटीज़, देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारे पॉइंट्स है इसके, ये सारे कर लेना। देखिए जैसे कि सारे एंटिटीज़ हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उनके रिलेशंस हो गए, ठीक है। ये सब जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल में होते हैं। और कॉन्स्टेंट ऑन द डेटा का जो होगा किस टाइप का और डेटा जो है उस लेवल के अंदर आएगा। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी रूल्स, उसके जो रूल्स जो बनाए होंगे उस कॉन्सेप्ट के आधार पर कि इसका जो सिक्योरिटी होगा किस तरह से मैनेज किया जाएगा। सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा का जो सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें। वैलिडेशन चेक्स टू रिटेन डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। और वैलिडेशन चेक्स लगाया जाता है, जैसे कि आप जो है अगर कोई डेटा एंटर कर रहे हो तो आपका मस्ट जो है चीज़ें बताई जाती है कि आप इतना डेटा आपको फिल करना ही पड़ेगा। जैसे आपने अगर कोई अपना नाम डाला है तो उसमें जो है आप अपना नाम जो है मिनिमम जो है आप उसमें 5 कैरेक्टर का नाम उसमें लिख सकते हो। ऐसा उसमें वैलिडेशन चेक लगाया जाता है। किसके द्वारा, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर ही ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये सब अपने आप जो है अपने एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपने समझा सकते हो एग्जामिनर को, मतलब एग्ज़ाम में आप ऐसा लिख सकते हो एग्जाम्पल के माध्यम से, और अपने हिसाब से इसको बना के लिख सकते हो, ठीक है। आपको मैंने ये समझा दिया है, ठीक है। द इंटरनल लेवल में देखिए अब क्या होता है। द इंटरनल लेवल इज़ द वन क्लोजेस्ट टू फिजिकल स्टोरेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो इंटरनल स्कीमा है वैसे इंटरनल लेवल है कि जो फिजिकल स्टोरेज होता है, मतलब जो हमारा मेन स्टोरेज होता है डेटाबेस का, जहाँ पर हमारा मेन डेटा स्टोर किया जाता है, दैट इज़ वन कंसर्न दिस डेटा इज़ एक्चुअली स्टोर्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड एट दिस लेवल। इसके अंदर जो है इस लेवल के अंदर देखिए क्या क्या होता है। स्टोरेज स्पेस एलोकेशन फॉर डेटा, जो डेटा होता है हमारा मेन स्टोरेज जो होता है वहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टोरेज विद स्टोर्ड साइज फॉर डेटा आइटम। अब जो भी हमारा जो डेटा है वो कितने साइज़ का है, वो उसका जो साइज़ जो है रिकॉर्ड कर लेती है उस मतलब मेमोरी के अंदर जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब स्टोर हो रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड करता है इसके अंदर, ठीक है, इंटरनल लेवल में। क्योंकि इंटरनल लेवल ही बताएगी पहले कॉन्सेप्चुअल में जाकर कि इंटरनल लेवल में अगर डेटा जो जितना डेटा जो है एक्सेस करेगी मेमोरी को, वो इंटरनल लेवल ही बताती है कि कितना डेटा उसने मतलब कितना उसने मेमोरी लिया है,
इस स्टोर होने में। तो ये सब चीज़ें कौन बताती है, वो हमारा फिजिकल स्टोरेज बताता है, ठीक है। एक्सेस पाथ, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीज, इंडेक्सेस, पॉइंटर्स, डेटा कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे इसमें होती है। ओके, अब हम चलते हैं आगे। एन एग्जाम्पल ऑफ द 3 लेवल्स इन शोन इन फिगर। अब जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। 3 लेवल्स के जो हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यूज़र टू, कॉन्सेप्चुअल लेवल ये रहा, हमारा इंटरनल व्यू ये रहा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे यूज़र 1 है, नेम एड्रेस डाल रहा है, उसके बाद उसको जो है रोल नंबर एज अ नेम ये सब चीज़ें मिल जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बोला है कि जो रोल नंबर है वो न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए, और नेम जो है वो कैरेक्टर 20 का टाइप का होना चाहिए, एड्रेस जो है इतने टाइप का होना चाहिए, सेमेस्टर जो है इतना न्यूमेरिक डेटा में होना चाहिए, और आपका डिपार्टमेंट कैरेक्टर में होना चाहिए, कोर्स कैरेक्टर में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल डिसाइड करती है, ठीक है। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्चुअल क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पहले ही। ओके, तो आप समझ चुके हैं। अब हम इंटरनल पे आते हैं। इंटरनल में क्या है कि जो स्टूडेंट लेंथ इक्वल्स टू 110। अब ये देखिए, रोल नंबर टाइप इक्वल्स टू बाइट 4, ऑफसेट इक्वल्स टू 0, नेम टाइप बाइट 20, ऑफसेट इक्वल्स टू 4। अब जो है हमारा इंटरनल व्यू क्या करेगा कि जो भी डेटा उसने स्टोर किया है नेम के अंदर, जितने कैरेक्टर का होगा वो सब जो है इसके अंदर इंटरनल व्यू में चला जाएगा कि उसने कितना, जो 20 साइज, जैसे कॉन्सेप्चुअल ने बताया है कि जो नेम है वो 20 कैरेक्टर के अंदर आप जो है लिख सकते हो। तो उस बंदे ने, उस यूज़र ने उसको 10 कैरेक्टर में ही उसको लिख दिया है। तो ऐसे जो है इंटरनल व्यू उसको देख लेगी कि उस बंदे ने, उस यूज़र ने कितने कैरेक्टर के अंदर अपना नाम लिखा है, ठीक है। तो वो मेन जो है इंटरनल व्यू, जो उसका मेन साइज है उसका नाम का, वो होल्ड करके रख लेती है। तो ये होता है हमारा इंटरनल व्यू। इसको आप जो एग्ज़ाम में ऐसे दर्शा सकते हो। ओके, समझ चुके हो। अब हम चलते हैं आगे। एडवांटेज ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर। 3 लेवल आर्किटेक्चर के एडवांटेज क्या हैं? ईच यूज़र इज एबल टू एक्सेस द सेम डेटा बट हैव ए डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू ऑफ द डेटा एज पर देयर ओन नीड्स। वो एक यूज़र जो है सेम डेटा को एक्सेस कर सकती है, बट जो है डिफरेंट कस्टमाइज व्यू के तौर पर। जैसे वो जो जिस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी वो अपने डेटा को उस तरीके से एक्सेस कर सकती है। सिंपल सी बात है। अब ए यूज़र कैन चेंज हिज व्यू एंड हिज दिस चेंजेस डज नॉट इफेक्ट अदर यूज़र। अगर एक यूज़र चाहता है कि मुझे दूसरा टाइप का डेटा चाहिए, वो अपना ले सकता है, बट जो दूसरा वाला यूज़र है वो चाहता है नहीं मुझे उसी टाइप का डेटा चाहिए, तो उसे भी वही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो जो व्यूअर्स हैं, जो यूज़र है, उसका जो व्यू है वो चेंज हो सकता है, बट हमारे पास जो डेटाबेस है वो उस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यूज़र को हैंडल करने के लिए, ताकि यूज़र चाहे किसी भी टाइप का डेटा चाहिए उसको मिल जाएगा उस डेटाबेस के द्वारा। ओके, समझ चुके हो। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, आप अपने तरह से बना सकते हो। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA इज एबल टू चेंज द डेटाबेस स्टोरेज स्ट्रक्चर विदाउट अफेक्टिंग द यूज़र व्यू। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, यूज़र व्यू का जो बिना इफेक्ट करे भी जो डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डेटाबेस के स्टोरेज का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकती है। क्योंकि अगर उसको कुछ बढ़िया चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करना है, मतलब उस डेटाबेस के अंदर कुछ और भी चीज़ें डालनी है नई, तो वो आप आराम से डाल सकता है बिना यूज़र को तकलीफ़ दिए। मतलब यूज़र जैसा एक्सेस करना चाहता है उसको वैसा मिलता ही रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि DBA कुछ भी कर सकता है अपने स्ट्रक्चर के साथ। ओके, और यूज़र कौन होता है वो भी समझ चुके हो। आपको इसको तोड़ मरोड़ के आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो एग्ज़ाम में, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। बट आपको जो है ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो पूछा है आप उसी को जो है आप तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो। ये नहीं कि जो है आप कोई दूसरा मेथड, जो दूसरा कॉन्सेप्ट उठा के आप इसमें लिख दो, ठीक है। जो पूछा जाए उसी को अपने भाषा में लिख सकते हो। ओके, अब मैपिंग्स क्या होते हैं देखिए। देखिए डेटा मैपिंग क्या होती है हमारी,
कि डेटा मैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ए डेटा फील्ड फ्रॉम वन सोर्स टू ए डेटा फील्ड इन अनदर सोर्स. दिस reduces the potential for errors, helps standardize your data and makes it easier to understand your data. अब ये क्या कह रहा है कि जो एक फील्ड है, एक सोर्स, एक कोई सोर्स है, उस एक सोर्स वाले फील्ड को कोई दूसरे वाले सोर्स के जो फील्ड है उससे कनेक्ट करना ही ये मैपिंग कहलाता है. इसको हम और अच्छे से समझते हैं इसको अपने एग्जाम्पल में जो हमारे बुक के अंदर है. तो चलिए हम आगे चलते हैं. तो ये आपको ऐसा लिख सकते हो आपको डेफिनेशन के तौर पर कि मैपिंग क्या होता है. मैपिंग हमारा होता है एक प्रोसेस होता है जो कनेक्ट करता है एक सोर्स से कोई दूसरे सोर्स को, उससे ही हम मैपिंग कहते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं हम. तो देखिए हम आ चुके हैं, ये हमारा डायग्राम है किसका, मैपिंग्स का. अब इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ. जैसे यूज़र 1 है, इसमें एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल होते हैं. तो इसमें क्या है, हमारा मैपिंग उसमें काम आता है कि कोई एक जैसे एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल लेवल को कनेक्ट करना, ऐसे कॉन्सेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल को कनेक्ट करना ही इसी को हम मैपिंग कहते हैं. अब इस डायग्राम के माध्यम से आप देखिए, जो हमारा जो एक्सटर्नल लेवल है वो यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n, ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है. ठीक है, अभी जो एरो बता रहा है आपको एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग 1, मैपिंग 2, मैपिंग n. अब ये जो कनेक्ट कर रहा है ना किसको, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को, यानी कॉन्सेप्चुअल लेवल को. तो ये जो हमारा एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में हमारा जो मैपिंग का काम कर रहा है, मतलब उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये हमारा मैपिंग कहलाता है. ठीक है, ऐसे ही एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को, कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंटरनल लेवल के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसको हम मैपिंग कहेंगे. ठीक है, तो 2 टाइप्स के हमारे पास मैपिंग होते हैं, जैसा इन्होंने पहले बता रखा है कि 2 मैपिंग्स आर रिक्वायर्ड. पहला वो मैपिंग होता है जो किसको कनेक्ट करती है, एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल को कनेक्ट करने वाले को फर्स्ट मेथड कहेंगे, और दूसरा मेथड कहेंगे हम कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल को कनेक्ट करने को हम कहेंगे सेकंड मेथड ऑफ मैपिंग्स. ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं. देखिए एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग ये रहा, कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग ये रहा. तो आप समझ चुके हो एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग क्या होती है, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है. ये जो एक्सटर्नल लेवल हो गया ना हमारा, यूज़र 1 व्यू, यूज़र 2, ऐसे जो है हमारा वो एक्सटर्नल लेवल है. और कॉन्सेप्चुअल लेवल हमारा ये रहा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है एरो के माध्यम से या फिर किसी भी चीज़ के माध्यम से जो कनेक्ट कर रही है ना, उसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग. ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग. ओके, तो इसमें जैसा कि इन्होंने बताया है वो समझते हैं क्या बता रहा है इन्होंने. An external conceptual mapping defines the correspondence between a particular external view and the conceptual view. The user sees and manipulates a record corresponding to the external view. There is mapping from a particular logical record in the external view to one or more conceptual records in the conceptual view. तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यूज़र है वो जो रिकॉर्ड चाहिए, जो भी डेटा उसको चाहिए, वो उस कॉन्सेप्चुअल के आधार पर ही वो अपने एक्सटर्नल व्यू के ज़रिए वो जो है यूज़र अपना रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है. कॉन्सेप्चुअल मतलब समझ रहे हो ना, किस टाइप का डेटा जो है वो, मतलब अगर यूज़र जो है उस टाइप का डेटा एंटर करने के बाद जाके वो एक्सेस कर सकता है उस डेटा को. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर समझा दिया है, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी. ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि जो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर डेटा को जो है वो एक्सेस कर सकता है या फिर उस लॉजिक के आधार पर वो डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग. ओके, तो यही चीज़ बता रहे हैं. देखिए, नंबर ऑफ डिफरेंस कुड एग्जिस्ट बिटवीन द 2 व्यूज़, नेम ऑफ द फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर एग्जाम्पल मे बी डिफरेंट. ए नंबर ऑफ कॉन्सेप्चुअल फील्ड्स मे बी कम्बाइंड इनटू ए सिंगल लॉजिकल व्यू फील्ड. तो अब ये कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग में क्या है कि ये जो इंटरनल लेवल में और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में जो मैपिंग हो रही है, इसमें ये दर्शाता है कि किस तरह से जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो रही हैं वो जो है हमारा फिज़िकल मेमोरी, फिज़िकल डेटाबेस जो है हमारा, कहने का मतलब जो इंटरनल लेवल है उसके साथ किस तरह से जो कॉन्सेप्चुअल
स्ट्रक्चर बन रही है वो सब चीज़ें इसमें डिफाइन की जा रही है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग में क्या है कि द कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग डिफाइंस द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द कॉन्सेप्चुअल व्यू एंड द स्टोर डेटाबेस। इट स्पेसिफाइज हाउ कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट द इंटरनल लेवल। अब वो जो कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड्स जो हैं, ठीक है, जैसे कि कोई यूज़र अगर फाइंड करना चाह रहा था डेटा को, तो उस कॉन्सेप्चुअल के आधार पर वो फाइंड कर रहा था। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्चुअल जो रिकॉर्ड्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो उस इंटरनल लेवल से आ रहे हैं, मतलब उस मेमोरी से फैच कर रहा है कॉन्सेप्चुअल रिकॉर्ड। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल का जो रिकॉर्ड्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो इंटरनल लेवल से आ रहा है। यानी इंटरनल लेवल को आप डेटाबेस कह लो, जो मेन हमारा स्टोरेज है वहाँ से आ रहा है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर से उठा रहा है वो किस तरह से उठा रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब जो मैपिंग करके वो कनेक्ट कर रहा है। वो कनेक्ट मैपिंग किया है तभी जो है उसको कॉन्सेप्चुअल लेवल उसको ले पा रही है, उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल लेवल पर ले जा पा रही है। ठीक है, ये मैपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, differences could exist between these two views resolved in the mapping. For example, one view could regard a field to be decimal whereas the other. ये सब जो है आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हो। ये जो हमारा जो इंटरनल और कॉन्सेप्चुअल के बीच में जो होता है, इंटरनल में जो हमारा डेटा स्टोर किया जाता है वो एज ABCDIC कोड के द्वारा, जो ASCII कोड, इन सब के द्वारा जो है वो डेटा जो पहले कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको डेटा को बताया जाता है यूज़र को। ठीक है, जो भी डाटा हम एंटर करते हैं ना, वो डाटा पहले बाइनरी कोड में या फिर डेसिमल में या फिर जो ASCII कोड में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद जो है वो सेव होता है उस स्टोरेज में। ठीक है, तो अब चलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है ये समझते हैं। नाम से पता चल रहा है कि डाटा जो है किसी पे डिपेंडेंट ना हो, उसे हम कहेंगे डाटा इंडिपेंडेंस। इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। सो देखिए, डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि डाटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए, डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे पास टोटल स्कीमा कितने होते हैं, 3 लेवल्स के होते हैं, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल। ठीक है, अब मान लो कोई जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कुछ चेंजमेंट करना चाह रहा है, किस में, एक्सटर्नल लेवल में, यानी मान लो जी वो कॉन्सेप्चुअल लेवल में वो चेंजमेंट करना चाह रहा है कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो बदलना चाह रहा है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट वो बदल दे, बट वो जो हमारा एक्सटर्नल लेवल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका हायर जो लेवल है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल हमारा एज अ लोअर काम कर रहा है। ठीक है, उससे हायर कौन सा है, एक्सटर्नल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही हमारा अगर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अगर चेंज करना चाह रहा है इंटरनल लेवल के अंदर, ठीक है, लेकिन इंटरनल लेवल में वो चेंज कर देगा, बट उसका जो हायर लेवल है, मतलब इंटरनल के बाद कौन सा आता है, कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्सेप्चुअल लेवल को चेंज कर रहा है, कॉन्सेप्ट उसका जो है उसने चेंज कर दिया, बट यूज़र जो है एक्सटर्नल लेवल के द्वारा एक्सेस करता है डाटा को, तो उसको कोई चेंजमेंट वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। वो आराम से जिस तरह से वो पहले एक्सेस करता था डाटा, उसी तरह से वो फिर से एक्सेस कर देगा। ठीक है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल लेवल में चेंज नहीं हुआ है, जो कि उसका वो हायर लेवल है। किसका, कॉन्सेप्चुअल लेवल से हायर लेवल हमारा कौन सा आता है, एक्सटर्नल लेवल। ओके, समझ चुके आप। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा सुनिए, जो भी मैंने अभी बोला है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं। देखिए, इसके वैसे 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, फिजिकल एंड लॉजिकल। लॉजिकल हमारा कॉन्सेप्चुअल की तरह काम करता है, फिजिकल हमारा एज अ इंटरनल लेवल का काम करता है। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं आगे। जैसा कि इन्होंने देखिए लॉजिकल में पहले बोल रखा है, इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल और व्यू स्कीमा। मतलब एक्सटर्नल लेवल का जो होता है हमारा स्कीमा, उसको बिना चेंज किए कॉन्सेप्चुअल लेवल को चेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है,
डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक चेंज हो रहा है तो उसका दूसरा वाला जो हायर लेवल का जो डेटा है, जो भी स्कीम है उसका चेंज ना हो, तो इंडिपेंडेंस है वो, ठीक है। अगर डिपेंडेंट होता तो वो चेंज हो जाता। इंडिपेंडेंस है मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब क्योंकि दोनों अलग अलग है लेवल, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें देखिए अब डेटा इंडिपेंडेंस आप समझ चुके हो, ठीक है। तो अब इसमें द रीजंस फॉर डेटा इंडिपेंडेंस आर एज फॉलो। जैसे रीजन क्या है, टू अलाउ द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक चेंजेस इन द कंटेंट, लोकेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। किसी चीज़ में वो चेंजेस कर सकता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट कॉजिंग प्रोग्रामिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विच यूज द डेटाबेस। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही समझाया है कि जो भी यूज़र है, ठीक है, वो एक्सटर्नल लेवल से डेटा को एक्सेस कर रही है, ठीक है। उससे पहले कौन सा लेवल आ रहा है हमारा, कॉन्सेप्चुअल। अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्सेप्चुअल लेवल को चेंज कर रही है, बट इसमें क्या टेक्निक है कि वो एक्सटर्नल लेवल को चेंज नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल लेवल वैसे के वैसे ही रहेगा। इसी को हम कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, टू अलाउ द सप्लायर ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी विदाउट कॉजिंग रीप्रोग्रामिंग ऑफ द कस्टमर्स एप्लीकेशन। ये हमारा जो है इसको अपडेट करने में ये कारगर होता है। इस मेथड में क्या होता है कि ये जो हमारे 3 लेवल है ना, ये 3 लेवल होने की वजह से ही हम जो इसमें अपडेट, इंसर्ट, ये सब हम कर सकते हैं। जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसको अपडेट कर सकता है, उसको और अच्छा बना सकता है, उस डेटाबेस सिस्टम को उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है और भी ठीक है, ताकि और इम्प्लीमेंट करने में जो है यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको जो चेंजमेंट है वो नहीं होगा, ठीक है। इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है और एक हमारा फिजिकल होता है। लॉजिकल में क्या होता है, देखिए, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा में बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल है ना, उसे हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, ठीक है। उसको चेंज कर रहा है कौन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उस लॉजिक को चेंज कर रहा है, बट उसका जो हायर लेवल है हमारा, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल, वो यूज़र को वैसा का वैसा ही वहाँ पे एक्सटर्नल लेवल पर उसको वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा वो पहले मिल रहा था। वो एक्सटर्नल लेवल में चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब हम चलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो अब देखिए फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या हो रहा है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द फिजिकल लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा मे बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग आइदर द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा और एप्लीकेशन। अब जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, उसको बिना चेंज किए मतलब जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि ये हमारे 2 टाइप्स के ही क्यों है, 3 टाइप्स क्यों नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ चेंजमेंट किस में कर सकते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हमारे पास। इसमें सिर्फ लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो लॉजिकल एज ए कॉन्सेप्चुअल लेवल का काम कर रहा है, फिजिकल एज ए इंटरनल लेवल का काम कर रहा है। तो हमारा जो एक्सटर्नल लेवल है वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उस एक्सटर्नल लेवल के हायर कोई दूसरा है नहीं, ठीक है। इसलिए उसे हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सबसे हायर तो वही है हमारा एक्सटर्नल लेवल पे, ठीक है। सबसे जो लोअर है हमारा इंटरनल लेवल है वो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो इसका जो रूल कहता है कि डेटा इंडिपेंडेंस का, कि जो हमारा जो लेवल है उसको चेंज करना विदाउट चेंजिंग द नेक्स्ट हायर लेवल तभी आएगा ना, जब जैसे अगर लोअर लेवल होगा तब उसके बाद हायर लेवल, फिर हायर लेवल। तो हमारे पास 3 ही लेवल है इसलिए, ठीक है। तो हमने सिर्फ कौन सा लेवल लिया है, लॉजिकल, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। 2 टाइप्स के होते हैं इसका डेटा इंडिपेंडेंस के, ठीक है। लॉजिकल मैंने आपको बता दिया, फिजिकल समझिए एज ए इंटरनल की तरह काम कर रहा है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स दैट द फिजिकल लेआउट ऑफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा may be changed without changing either the overall logical structure of the data or the application program। अब कोई एक यूज़र है, कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इंटरनल लेवल को चेंज करना चाह रहा है, मतलब मेमोरी के अंदर जो स्टोरेज है उस डेटा उसको थोड़ा बहुत जो है चेंज करना चाह रहा है, बट इसमें क्या रूल है कि विदाउट चेंजिंग द कॉन्सेप्चुअल, यानी जो लॉजिकल हमारा जो डिफाइन है ऊपर, उसका जो हायर लेवल है जो कौन सा है, लॉजिकल है, ओके, लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, उसको चेंज किए बिना, तो बिना कॉन्सेप्चुअल लेवल को चेंज किए जो है फिजिकल लेवल को चेंज करना ही जो हमारा आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर आता है, ठीक है। यही इसमें बस है और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले ये सब चीज़ें बता दी है। अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि इन्होंने देखिए फिजिकल इंडिपेंडेंस में इन्होंने जैसे कैसा किया है कि जो कॉन्सेप्चुअल जो व्यू है उसको बिना चेंज किए बस इंटरनल व्यू को उसने चेंज किया है। और जो लॉजिकल इंडिपेंडेंस में क्या है कि इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल व्यू को चेंज किया है, उसने एक्सटर्नल व्यू को चेंज नहीं किया है। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें डिफरेंसेस है। देखिए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वो होता है जिसमें सिर्फ लॉजिकल यानी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को चेंज किया जाता है बिना चेंज किए उसका जो हायर लेवल है कौन सा है एक्सटर्नल स्कीमा, उसको बिना चेंज किए। ठीक है, ऐसे ही फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या है कि इसमें इंटरनल लेवल को चेंज कर सकता है, उसका जो हायर लेवल है वो कॉन्सेप्चुअल है उसको बिना चेंज किए। ठीक है, तो इट इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई द इंटरनल स्कीमा विदाउट एनी चेंज टू कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा। ओके, बिना जो इंटरनल लेवल को अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर रहा है ना, तो उसको जो है कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल को बिना चेंज किए ही उसको जो है इंटरनल लेवल को चेंज करना होता है। वही हमारा फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज़ कंसर्न विद कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, और ये जो हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की तरह काम करती है, और इट इज़ कंसर्न विद द इंटरनल स्कीमा की तरह काम करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट छोड़ दीजिए, अभी फोर्थ पे आइए। इट अलाउज द डीबीए टू ऐड न्यू डेटा आइटम्स हो गया, फील्ड्स हो गया, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग फील्ड्स, ये सब चीज़ें इंसर्ट डिलीट ये सब कर सकते हो किसके अंदर, इसके लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर आप ये सब चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, बट फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जिसे हम इंटरनल लेवल कहते हैं, इसके अंदर आप सिर्फ जो है जैसे कि अलाउस डीबीए टू चेंज द सेकेंडरी स्टोरेज विद न्यू टेक्नोलॉजी विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब कि स्टोरेज को आप सेकेंडरी स्टोरेज को चेंज कर सकते हो नई टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, ऐसा आप जो इसमें इंटरनल लेवल में क्या होता है कि जो स्टोरेज होता है, मेमोरी होती है, वो सब चीज़ें आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो आप समझ चुके हो आपने। इट अलाउज द डीबीए टू चेंज द सेकेंडरी स्टोरेज विद न्यू टेक्नोलॉजी विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, तो ये ऐसे काम करती है। सो फ्रेंड, जो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस है, इसको आप ध्यान से समझिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियो को देखते आ रहे हो तो आपको जो है अंदाज़ा हो चुका होगा इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा जो सेंट्रलाइज्ड में मतलब हो गया कि सेंटर में जो हमारा सर्वर है उससे सारे के सारे कनेक्टेड है। सो समझ चुके आप, जो सेंट्रलाइज्ड जो हमारा सर्वर होगा उसी से सब के सब जो कनेक्टेड होंगे हमारा जो भी लेवल हो। ठीक है, तो एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं हमारा जो लेवल है वो। ठीक है, देखिए द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोसेसर टुगेदर विद इट्स एसोसिएटेड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस एंड अदर पेरिफेरल्स। कहने का मतलब एक सिंगल प्रोसेसर होता है जो हमारा होता है, वो सर्वर जिसे हम कहते हैं, वही सब कुछ जो है हैंडल कर रहा होता है, वही डेटा को होल्ड कर रहा होता है, डेटा को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, वो एक सर्वर। ठीक है, उस सर्वर के द्वारा जो है बाकी जो टर्मिनल्स है वो उसको एक्सेस करते हैं डेटा को। अब ये सेंट्रलाइज कंप्यूटर में भी पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एंटरप्राइज। अब जितना ज़्यादा उसको डेटा होल्ड करना है उतना बड़ी वो कंप्यूटर होता चला जाएगा, उसे ही हम कहेंगे क्या, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। अब कहने का मतलब ये है कि जो सर्वर होगा हमारा उतना ही बड़ा होगा जितना ज़्यादा वो डेटा को होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर में हमारा पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है, मिनी कंप्यूटर भी हो सकता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखिए समझिए। ये जो हमारा सर्वर है, ये जो पीसी है ना, ये सीपीयू के साथ अटैच है, इसे हम सर्वर कहेंगे। अब ये सर्वर जो है इस फिजिकल डेटा जो जिसे हम कहते हैं डेटाबेस सिस्टम, इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये जो टर्मिनल वन है इसको आप यूज़र के तरह आप समझिए, आप यूज़र हो जो डाटा को एक्सेस कर रहे हो। ठीक हो, टर्मिनल वन जो है आप यूज़र हो। ओके, वो जो टर्मिनल वन है डाटा को एक्सेस कर रहा है इस सर्वर के द्वारा। ठीक है, ये सर्वर कहाँ से ले रहा है डाटा, ये फिजिकल डाटा जो हमारा डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, आप समझ चुके हो। आप देखिए इसके एडवांटेज, द कंट्रोल ओवर एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड, हाईली रिलायबल सिस्टम। अब कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आसानी से इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो डाटा को, और जो है इसका जो सिक्योरिटी है वो बनी रहती है, क्योंकि ये जो हमारा
ये जो सर्वर है ये सिक्योर कर रहा होता है डेटाबेस सिस्टम को डाटा को एक्सेस करने से, जैसा डीबीएमएस जो है सिक्योरिटी देता है डेटाबेस सिस्टम को। ओके, वैसे सर्वर ये है हमारा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डिसएडवांटेज क्या है देखिए, द फेलर ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर ब्लॉक्स एवरी यूजर फ्रॉम यूजिंग द सिस्टम अंटिल द सिस्टम कम्स बैक। अब कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वर अगर ब्लॉक हो जाता है तो आप जो है टर्मिनल 1 जो है डाटा को एक्सेस नहीं कर सकती है, इसका मेन डिसएडवांटेज ये है। ठीक है, अब आगे हम चलते देखिए, इसमें इन्होंने बोला कम्युनिकेशन कॉस्ट फॉर द फ्रॉम द टर्मिनल टू द सेंट्रल कंप्यूटर इज मैटर टू कंसर्न। अब जो इसका जो कॉस्ट है वो हाई हो जाता है, क्योंकि इसको इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ये वो कई सारी चीज़ें हैं, इसका कॉस्ट हाई हो जाती है। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि नाम से पता चल रहा है जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ अटैच करके फिर जो है डेटाबेस सिस्टम से डेटा को एक्सेस करती है। ओके, तो इसको समझते हैं उसी की तरह ये भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम हैज़ टू लॉजिकल कंपोनेंट्स नेमली क्लाइंट एंड सर्वर। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं क्लाइंट और सर्वर्स के। ठीक है, क्लाइंट्स आर जनरली पर्सनल कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन, वेयर एज सर्वर इज लार्ज वर्क स्टेशन। अब कहने का मतलब है जो क्लाइंट है वो पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, कोई एक यूज़र हो सकता है, उसका फ़ोन हो सकता है, अपने फ़ोन से डाटा को एक्सेस करना चाह रहा हो, या फिर कंप्यूटर से, ठीक है, वो या फिर लैपटॉप से, या फिर कोई एक यूज़र हो वो डाटा को एक्सेस करना, उसे हम कहेंगे क्लाइंट सर्वर, उसे हम कहेंगे क्लाइंट, और सर्वर कहेंगे उसको जो जहाँ पर वो जो डाटा एक्सेस करके वो रख रही है। ठीक है, सर्वर का मतलब हो गया कि सर्वर जो है किससे कनेक्टेड है, डेटाबेस सिस्टम से। ठीक है, अब जो डेटाबेस सिस्टम से जो कनेक्टेड है सर्वर, वो आसानी से उस डेटा को फैच कर लेगा। वो सर्वर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस सिस्टम को, उसके बाद फैच करके डाटा को उसके बाद जो है क्लाइंट को देता है। ठीक है, ऐसे ही क्लाइंट आर जनरली पर्सनल कंप्यूटर, जैसा कि मैंने बता दिया, मिनी रेंज कंप्यूटर सिस्टम और मेन फ्रेम कंप्यूटर इन्होंने बोला है। दिस सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इनटू ए नेटवर्क। और ये जो क्लाइंट है और ये जो सर्वर है, ये दोनों के दोनों जो है किससे कनेक्टेड होता है, एक नेटवर्क के द्वारा, क्योंकि इनका जो कनेक्शन बनेगा हवा में तो बनेगा नहीं, नेटवर्क के जरिए ही हम जो है इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कोई क्लाइंट है उसको किसी वेबसाइट के द्वारा जो है, कोई नेटवर्क है हमारे पास, जो वेबसाइट है वो हमारा एक सर्वर है। अब वो वेबसाइट के अंदर हमारा डेटाबेस सिस्टम, वेबसाइट जो है डेटाबेस सिस्टम से कनेक्टेड है। अब हम यूज़र हैं, हम यूज़र जो है उस वेबसाइट के पास जाएंगे और उस डाटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो जो हम जाएंगे कैसे उस वेबसाइट के पास, इंटरनेट के ज़रिए जाएंगे। इंटरनेट एज ए हमारा क्या काम कर रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए। ठीक है, इंटरनेट हमारा एज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम कर रही है। हम यूज़र जो है अगर वेबसाइट को के ज़रिए डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, बट हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है, तो हम उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है, जो क्लाइंट और सर्वर को ऐड कर रही होती है, मतलब अटैच कर रही होती है, रिलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो समझ चुके हो आप, जैसे कि इन्होंने डायग्राम में बता रखा है कि ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसके साथ कौन कौन से कनेक्ट है, क्लाइंट 1 2 3 4 ये कनेक्टेड है, और सर्वर हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक सर्वर होता है जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं हम, जैसा कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा डेटाबेस सिस्टम होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस, जो सबको हैंडल कर रहा होता है, वही और डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है। अगर कोई डाटा चाहिए तो हमें डीबीएमएस से कांटेक्ट करना ही पड़ता है, तब जाके हमें वो डाटा मिलता है। तो ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है एज ए सर्वर की तरह काम कर रही है। ठीक है, जो क्लाइंट है पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होगा, किसके साथ, डीबीएमएस के साथ। अब डीबीएमएस क्या करेगी, वो डाटा को, फिजिकल डाटा जो हम जिसे हम डेटाबेस कहते हैं, वहाँ से उठा करके वो दे देगा क्लाइंट को वापस। ठीक है, ऐसे काम करती है। यही चीज़ें जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो इस और जो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टियर आर्किटेक्चर एंड 3 टियर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो देखते हैं हम 2 टियर में क्या होता है। ये तो सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। जैसे एक क्लाइंट है, इसको मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। एंड यूज़र का मतलब समझ लो, कोई यूज़र है, कोई पर्सन है, वो एक एप्लीकेशन का यूज़ करके जो है उस एज ए क्लाइंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्लाइंट का मतलब क्या हुआ, जो डाटा को एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, अब डाटा को एक्सेस कौन करना चाह रहा है, यूज़र, एंड यूज़र। ठीक है, वो किसके ज़रिए एक्सेस कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए। वो हाथ से तो डाटा को उठा नहीं सकता ना, वो एक एप्लीकेशन का यूज करेगा। ठीक है,
तो इन्होंने एप्लीकेशन और एंड यूज़र को एज ए क्लाइंट ले लिया, ठीक है। यूज़र का हाथ हो गया एप्लीकेशन, ओके, समझ गए। अब ये दो चीज़ क्यों है मैंने आपको समझा दिया। यूज़र का हाथ मान लो एप्लीकेशन है, अब हाथ के जरिए ही तो कुछ चीज़ें लेगा एप्लीकेशन, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे ही जो यूज़र है वो एप्लीकेशन के जरिए जो है डाटा को लेना चाहता है, तो एज ए क्लाइंट में हमारा क्या आ गया, एंड यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो अब जो सर्वर है, सर्वर के साथ ये एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगी, सर्वर से कनेक्ट करेगी, बोलेगी मुझे वो डाटा चाहिए, तो डेटाबेस सिस्टम जो भी हमारा है सर्वर वो बताएगा, वो डेटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा, तो वो वहाँ से डाटा उठाएगा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को दे देगा। उसके बाद जो है एंड यूज़र के पास आ जाएगा जो भी डाटा उसको चाहिए। ये हमारा टू टीयर आर्किटेक्चर है, ठीक है। अब 3 टीयर में क्या होता है कि दिस अप्रोच इज प्राइमरली यूज्ड फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इट एड्स इंटरमीडिएरी लेयर नोन एज एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर भी कह सकते हो, बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेटाबेस सर्वर। अब डेटाबेस सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक और सर्वर आ जाता है जिसे हम वेब सर्वर कह लो या एप्लीकेशन सर्वर कह लो। जैसा कि हम अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको मैं अभी अच्छे समझाता हूँ। जैसे एक क्लाइंट है, अब क्लाइंट जो है अपना कोई एक पर्सन है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है या फिर इंटरनेट के माध्यम से वो कनेक्ट कर रहा है, तो वो जो क्लाइंट है वो किससे पहले कौन से सर्वर से कनेक्ट होगा, पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या वेब पेजेस कह लो। जैसे कि मैंने एग्जांपल जो बताया आपको वेबसाइट का, ठीक है। वेबसाइट भी एक सर्वर है और DBMS तो हमारा एक सर्वर है ही, ठीक है। DBMS मतलब समझ लो एक डेटाबेस आप सिस्टम का जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक क्लाइंट है, वो पहले किसके साथ कौन से सर्वर के पास जाएगा, वेबसाइट के पास, ठीक है। वेबसाइट अब क्या करेगी, वो डेटा को फैच करेगी कहाँ पे, डेटाबेस सिस्टम में, ओके। अब डेटाबेस सिस्टम में पहले डेटा को कौन लेगी, वेबसाइट लेगा, वेबसाइट सर्वर जो है। उसके बाद वेबसाइट सर्वर जो है उसको देगा क्लाइंट को, समझ रहे हो ना। ये भी वही चीज़ है, बस थोड़ा सा बीच में हमारा एक और एप्लीकेशन प्रोग्राम आ चुका है, वेब पेज आ चुका है, वेब सर्वर आ चुका है, ठीक है। उस सर्वर से पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जो डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस जो डेटा है वो सिक्योर रहे, कोई उसको हैक ना कर सके। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो वेब पेज है, जो वेब सर्वर है, ये सिक्योरिटी प्रदान करती है। अगर कोई यूज़र अगर डेटा को उसको मांग रहा है, तो ये वेब सर्वर पहले उसको चेक करेगी जो यूज़र है जो डेटा मांग रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है, और या फिर वो कोई फ्रॉड है, ठीक है। ये चेक कर रही है वेब सर्वर, ओके। और पहले क्या होता था 2 टीयर में कि डायरेक्ट जो उसको एक्सेस कर ले रही थी डेटाबेस से जो भी डाटा चाहिए था, ठीक है। अब उसके बीच में क्या आ चुका है, हमारा एक और सर्वर आ चुका है जो चेक कर रही है, सिक्योरिटी दे रही है। 3 टीयर में बस यही इसका है, और कुछ नहीं है, ओके। ये आप ऐसे पढ़ भी सकते हो, वही चीज़ें बताई जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताया, बिटवीन द क्लाइंट एंड द एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेटाबेस सर्वर, द क्लाइंट कम्युनिकेट्स विद द एप्लीकेशन सर्वर, विद इन टर्न कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस सर्वर, द एप्लीकेशन सर्वर स्टोर्स द बिजनेस रूल्स used for accessing data from database server, it checks the client's request before forwarding a request to database server, hence it improves database security. When a client requests for information, the application server accepts the request, process it, and sends corresponding database commands to the database server. The database server sends the result back to the application server. वही चीज़ बता रहा है जो मैंने आपको शॉर्टकट में आपको ऐसे बता दिया था कि अगर कोई क्लाइंट सर्वर है, पहले कम्युनिकेट करेगी किससे, एप्लीकेशन सर्वर या वेब सर्वर के साथ, ठीक है। उसके साथ कम्युनिकेट करके उसके बाद डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करके जो डाटा को एक्सेस कर लेगी, फिर वापस उसको डाटा को किसके पास भेज देगा, क्लाइंट के पास, ओके। अब इसके जो एडवांटेज है, अभी जो एडवांटेज है इसका देखिए, इट कैन बी यूज्ड to develop highly complex multi-user application. It offers expandability. It allows connectivity with the heterogeneous machines. It provides better DBMS performance. ये जो हमारा जो है परफॉर्मेंस बढ़िया बनाता है, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया प्रोवाइड करती है इस आर्किटेक्चर के मदद से, ठीक है। ये क्लाइंट सर्वर जो होता है हमारा आर्किटेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है किसके लिए, डेटाबेस सिस्टम के लिए, क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मेन एडवांटेज यही है, ओके। अब ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग आप उसको बना के भी लिख सकते हो।
इट कैटर्स टू लो कॉस्ट एंड यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है इसका। पैरेलल प्रोसेसिंग इज पॉसिबल, रिस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट इम्प्रूव्ड, ए सिंगल डेटाबेस माइट बी शेयर्ड अक्रॉस सेवरल डिस्टिंक्ट क्लाइंट्स, इट प्रोवाइड्स बेटर इंटरफेस, हाई अवेलेबिलिटी, फास्टर रिस्पॉन्स। अब ये सब चीज़ें आप जो है इसमें एडवांटेजेस में ऐड कर सकते हो कि कई सारे यूज़र्स जो है इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं एक साथ ही। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? लेबर और प्रोग्रामिंग कॉस्ट इज़ हाई, क्योंकि इसका जो इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जैसे अगर इसमें बीच में एक और सर्वर आ जा रहा है तो इस वजह से इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मेन डिसएडवांटेज यही है। देयर इज़ लैक ऑफ मैनेजमेंट टूल्स फॉर डायग्नोसिस, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग एंड सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ फॉर द DBMS क्लाइंट। अब इसमें क्या है कि इसका जो मल्टी यूज़र्स हैं सब के सब एक्सेस करेंगे डेटा, तो इसमें क्या है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि लैक होने लग जाता है। थोड़ा बहुत टूल्स के जो भी लैक होता है मैनेजमेंट में, बस ये लैक थोड़ा सा लैक होने लग जाता है, बस इसका मेन डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास फर्स्ट कौन सा है? बेस्ड ऑन डेटा मॉडल्स, एक हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइट्स। ठीक है, और एक हमारा बेस्ड ऑन द पर्पज़। ये 4 टाइप्स के हमारे हैं इस क्लासिफिकेशन। किसके? DBMS का। DBMS क्या होता है? डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है जो वो सॉफ्टवेयर डेटाबेस को हैंडल कर रही होती है, वही उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, उसी को हम DBMS कहते हैं। अब DBMS के क्लासिफिकेशंस जो है 4 टाइप्स के हैं। पहला क्या है? बेस्ड ऑन द डेटा मॉडल्स। अब देखिए ये जो डेटा मॉडल क्या होता है पहले वो समझिए। डेटा मॉडल डिस्क्राइब हाउ ए डेटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड। अब जो डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी कि इन्होंने जैसे कि बताया कि मॉडल्स स्पेसिफाई हाउ डेटा इज लिंक्ड टू वन अनदर एज वेल एज हाउ इट इज़ हैंडल्ड एंड स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। अब जो सिस्टम के अंदर जो है वो जो डेटा जो है एक दूसरे से कैसे लिंक पड़ा हुआ है, यानी कि वो जो एट्रीब्यूट्स है वो एंटिटी है वो किस तरह से लिंक पड़ा हुआ है, उसी को हम डेटा मॉडल्स कहेंगे। उसका जो मॉडल है किस टाइप का है डेटा का, मतलब डेटा कौन से टाइप का किसके साथ लिंक पड़ा हुआ है, ये सब जो है डेटा मॉडल्स के अंदर आता है। ठीक है, वही लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है डेटाबेस सिस्टम का, उसी को हम डेटा मॉडल्स भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। तो अभी देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारा कौन से बेस पे है? डेटा मॉडल्स के बेस पे। डेटा मॉडल्स मैं आपको समझा चुका हूँ, अब इन्होंने भी जो बोला है डिपेंडिंग ऑन द डेटा मॉडल दे यूज द DBMS कैन बी क्लासिफाइड एज हिरार्किकल नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल। मतलब कहने का मतलब जो रिलेशनल है, मतलब एंटिटी किससे रिलेट कर रही है, कौन से डेटा से रिलेट कर रही है, कौन से एट्रीब्यूट से रिलेट कर रही है, उसमें डेटा किस से कौन सा है, ये जो रिलेशन है जो वो जो हिरार्किकल है उसी को हम डेटा मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, उसी को हम डेटा मॉडल्स कहते हैं। अब ये जो डेटा मॉडल है इसके बेस पर भी हमारा जो क्लास डेटा DBMS जो काम करती है। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूज़र्स। अब यूज़र का जो सिंगल यूज़र है, मल्टी यूज़र है, इसके ऊपर भी जो है DBMS सॉफ्टवेयर हमारा काम करती है। जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ द DBMS सपोर्ट्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली सिंगल और मल्टी यूजर सिस्टम। इन सिंगल यूजर सिस्टम इनटू द डेटाबेस रिसाइड ऑन वन कंप्यूटर एंड इज ओनली एक्सेस्ड बाय वन यूजर एट अ टाइम। द यूजर may design, maintain and write programs for accessing and manipulating the database according to the requirements as well as perform all the user roles। अब कहने का मतलब है कि ये जो सिंगल यूज़र सिस्टम है इसमें जो सिंगल एक ही यूज़र जो है उस डेटा को पहले एक्सेस कर सकती है, उसके बाद दूसरा यूज़र एक्सेस करेगा। अब ये जो हमारा जो मल्टी यूज़र सिस्टम है इसमें एक साथ कई सारे यूज़र जो है डेटा को एक्सेस कर सकती है। इसमें क्या होता है? इन मोस्ट एंटरप्राइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज टू बी मैनेज्ड एंड एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर्स एंड द रिक्वायर्स मल्टी यूजर सिस्टम। इन मल्टी यूजर सिस्टम मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस सिमिलरली। इन मल्टी यूजर DBMS द डेटा इज बोथ इंटीग्रेटेड एंड शेयर्ड। फॉर एग्जांपल द ऑनलाइन बुक डेटाबेस इज मल्टी यूजर डेटाबेस। अब वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें कई सारे यूजर्स जो है एक साथ ही जो है डेटा को एक्सेस कर सकती है DBMS के माध्यम से। ठीक है, तो DBMS हमारे 2 टाइप्स के हो गए, उसमें से भी सिंगल और मल्टी हो गए। अब तीसरा देखिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइट्स के अकॉर्डिंग भी, जैसे सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब कोई हमारा मान लीजिए कोई वेबसाइट में हमारा सर्वर है, ठीक है,
उससे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या होगा कि वो जो सर्वर है उसी के अंदर हमारा DBMS भी होगा और हमारा जो डेटाबेस होगा उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम में क्या है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम रन ऑन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, बोथ द डेटाबेस एंड DBMS सॉफ्टवेयर रिसाइड एट द सिंगल कंप्यूटर साइट। अब जो सिंगल कंप्यूटर में जो है DBMS भी है और डेटाबेस भी है, ठीक है। तो अब जो यूज़र है पहले उस सर्वर से कनेक्ट करेगी, उसके बाद जो है उसको वो डेटा मिल जाएगा। वही हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम है जो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग सर्वर होते हैं, उनके साथ पहले एक के जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि पहले एक वेबसाइट के साथ पहले वेबसाइट का एक सर्वर है, उसके साथ पहले उससे पहले डेटा मांगो, फिर वो जो सर्वर है फिर जाएगा वो DBMS के पास, बोलेगा मुझे ये, वो डेटाबेस में चेक करेगा है कि नहीं, उसके बाद उठा के वो आपको डेटा देगा। उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम द डेटाबेस एंड DBMS आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल कंप्यूटर्स लोकेटेड एट डिफरेंट साइट्स, अलग अलग साइट्स है, ठीक है। और उसमें कई सारे कंप्यूटर्स हैं। द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया सच एज हाई स्पीड नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क के द्वारा जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसा कि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ ना, वही चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम वो है कि आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मैंने आपको समझाया था ना, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड है और किसी सर्वर को यानी DBMS सर्वर के साथ कनेक्ट हो रही है। ये हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सर्वर है ये, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ यूजर्स हमारा हो चुका है ये, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ साइट्स। इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें कई सारे जो होता है वो एक नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होता है। उसके बाद वो किस से वो डेटा पहले मांगेगा, कोई एक सर्वर होगा उससे मांगेगा, फिर वो सर्वर क्या करेगी, डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा होगा उसको पहले फैच करेगा, लेगा, उसके बाद वो क्लाइंट को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ओके। तो आप समझ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, इसमें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइट्स के अकॉर्डिंग, ओके। अब हम चलते हैं बेस्ड ऑन द पर्पज़। अब पर्पज़ होना चाहिए, जैसे डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़ ऑफ द DBMS सर्विस इट कैन बी क्लासिफाइड इन एज जनरल पर्पज़ और स्पेसिफिक पर्पज़। अब कोई यूज़र है वो वैसे ही डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, वो हमारा जनरल पर्पज़ हो गया। और अगर कोई एयरलाइन है वो अगर डेटा को एक्सेस कर रही है, या फिर रेलवे रिजर्वेशन है जो टिकट को कंफर्म करना चाह रही है, तो वो डेटा को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का जो है टिकट बनाना चाह रहा है, तो वो डेटाबेस को पहले उसको एक्सेस करना पड़ेगा। उसमें कई सारे कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, वो अपने उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्पज़ में क्या होगा कि एयरलाइन, रेलवे रिजर्वेशन, इन सब में जो डेटा अगर एक्सेस करना है तो वो हमारा स्पेसिफिक पर्पज़ आ जाता है, ठीक है। तो ये दो पर्पज़ होते हैं हमारे पास, जनरल और स्पेसिफिक। तो दो जो हमारा DBMS होता है, दो पर्पज़ के अकॉर्डिंग भी हमारा क्लासिफिकेशन होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS के क्लासिफिकेशन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि DBMS जो है कई तरह के सॉफ्टवेयर्स को कई टाइप्स के सॉफ्टवेयर होता है DBMS, क्योंकि एक DBMS भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सिंगल यूज़र की तरह भी काम कर सकती है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम डेटाबेस सिस्टम बनाया है, उसमें कोई अगर सिंगल यूज़र ही यूज़ कर रहा है बार बार, ठीक है, मल्टी यूज़र का उसमें कोई काम ही नहीं है, तो वो जो DBMS जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए ही बनाया जा रहा हो, ठीक है। वो सिर्फ सिंगल यूज़र के लिए काम करेगी, मल्टी यूज़र उससे नहीं काम कर सकती है, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो इसी बेस पर है कि अगर हमारा जो एरिया आता है उसमें ज़्यादा मल्टीपल यूज़र्स जो हैं डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो उसमें जो है हमें मल्टीपल यूज़र बेस पर जो है DBMS सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। वो बनाने का काम DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करती है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, आप ये समझ चुके हैं। और इसके जो पार्ट्स होते हैं कौन से बेस्ड पर ये होता है हमारे पास DBMS का क्लासिफिकेशन, ओके। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ओके। तो और इसका जो मेरा अगर कुछ वीडियो बच जाता है, कुछ अगर चैप्टर्स नहीं मैं बना पाता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता हूँ,
यूट्यूब पे, तो उसका जो वीडियो का जो लिंक हो वो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर टॉपिक वाइज दे रखा हूँ। आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है बस मेरी वेबसाइट पे विज़िट कीजिए और वहाँ पे जो हर टॉपिक वाइज जो आपको वीडियोस मिलती जाएंगी, आप आराम से वहाँ से BCA आराम से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं कई सारी वीडियोस ऐसे हो सकते हैं जो मैं नहीं बना सकता हूँ, जो मैं बनाने मतलब ये है कि अगर नहीं बना पाता हूँ तो, और वैसे अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो मैं उसको जो है किसी दूसरे टीचर के द्वारा भी जो मैं उसका वीडियो उठाकर मैं आपको जो है अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड करवा दूँगा, जो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, digitizedworks.online। ओके, सो थैंक यू।